पैसे के लिए काम नहीं करते। गरीब और मुतवस्सित तबका पैसे के लिए काम करता है। अमीर के पास पैसा होता है जो उसके लिए काम करता है। डैड, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है? मेरे बाप ने शाम का अखबार रखा। बेटा, तुम क्यों अमीर बनना चाहते हो? क्योंकि आज जिमी और उसकी अम्मी अपनी कैडिलैक कार में सवार होकर अपना वीकेंड गुजारने के लिए अपनी साहिली रिहायशगाह की जानिब जा रहे थे। उसने अपने 3 दोस्तों को भी अपने साथ लिया, लेकिन मुझे और माइक को दावत ना दी। उन्होंने हमें बताया कि हमें इसलिए दावत ना दी गई थी क्योंकि हम गरीब बच्चे थे। उन्हें ऐसा ही कहा था? मेरे डैड ने बेयकीनी से पूछा। हाँ, उन्होंने ऐसा ही कहा था, मैंने गमज़दा लहजे में कहा। मेरे डैड ने खामोशी से अपना सर हिलाया, ऐनक को आंखों पर जमाया और दोबारा अखबार पढ़ने लगे। मैं खड़ा जवाब का इंतजार कर रहा था। यह 1956 का साल था। उस वक्त मेरी उम्र 9 बरस थी। किस्मत की मेहरबानी से मैं उसी स्कूल में तालीम हासिल कर रहा था जहाँ ज्यादातर उम्रा के बच्चे ज़ेर तालीम थे। जिस कस्बे में हम रिहाइश पजीर थे, वहाँ ज्यादातर गन्ने की काश्त होती थी। खेतों के मालिकान और दूसरे बाअसर लोग जैसे डॉक्टर्स, ताजिर और बैंकर्स अपने बच्चों को ज्यादातर इसी स्कूल में भेजते। छठी जमात के बाद उम्रा के बच्चे अमूमन प्राइवेट स्कूल्स का रुख करते थे। चूँकि मेरा खानदान गली के इस सिरे पर रिहाइश पजीर था, इसलिए मुझे भी इसी स्कूल में भेज दिया गया। अगर मेरी रिहाइश गली के दूसरे सिरे पर होती तो मुझे एक मुख्तलिफ स्कूल में भेजा जाता जहाँ मेरे जैसे खानदानों के बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे। छठी जमात के बाद ये बच्चे और मैं पब्लिक, इंटरमीडिएट और हाई स्कूल का रुख करते। उनके लिए या मेरे लिए कोई प्राइवेट स्कूल न था। मेरे डैड ने आखिरकार अखबार को नीचे रखा। मैं कह सकता हूँ कि वो सोच रहे थे। ठीक है बेटा, उन्होंने ऐसे से कहना शुरू किया, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसा बनाने का तरीका सीखना पड़ेगा। मैं पैसे कैसे बना सकता हूँ? मैंने पूछा। अपने दिमाग को इस्तेमाल करके बेटा, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तब भी जानता था कि उसका क्या मतलब था। ये वो सब कुछ है जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, या मैं जवाब नहीं जानता, लिहाजा मुझे तंग मत करो। एक शराकत तश्कील पाती है। अगली सुबह मैंने अपने बेहतरीन दोस्त माइक को वो सब कुछ बताया जो कुछ मेरे डैड ने कहा था, उस कदर बेहतरीन अंदाज में जिस कदर बेहतरीन अंदाज में बताना मुमकिन था। उसी स्कूल में माइक और मैं ही गरीब बच्चे थे। माइक की भी किस्मत ने यावरी की थी और वो भी उसी स्कूल में ज़ेरे तालीम था। हम दोनों अपनी किस्मत की यावरी की वजह से अमीर बच्चों के हमरा तालीम हासिल कर रहे थे। एक शराकत तश्कील पाती है। अगली सुबह मैंने अपने बेहतरीन दोस्त माइक को वो सब कुछ बताया जो कुछ मेरे डैड ने कहा था, इस कदर बेहतरीन अंदाज में जिस कदर बेहतरीन अंदाज में बताना मुमकिन था। उस स्कूल में माइक और मैं ही गरीब बच्चे थे। माइक की भी किस्मत ने यावरी की थी और वो भी इसी स्कूल में ज़ेरे तालीम था। हम दोनों अपनी किस्मत की यावरी की वजह से अमीर बच्चों के हमरा तालीम हासिल कर रहे थे। हम हकीकत में गरीब हरगिज़ न थे, लेकिन हम अपने आप को गरीब इसलिए महसूस करते थे क्योंकि दीगर लड़कों के पास बेसबॉल के नए दस्ताने, नई साइकिलें और हर चीज नई नवेली मौजूद थी। हमारे वालिदैन हमारी बुनियादी ज़रूरतें जैसे खाना पीना, रहना और लिबास ही मुहैया करते थे। मेरे डैड अक्सर कहा करते थे, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसके लिए काम करो। हमें बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत थी, लेकिन 9 वर्ष की उम्र के लड़कों के करने के लिए ज़्यादा काम मौजूद न थे। पैसा बनाने के लिए हम क्या करें? माइक ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, मैंने कहा, लेकिन क्या तुम मेरा पार्टनर बनना पसंद करोगे? वो मान गया और यूं ही हफ्ते की उस सुबह माइक मेरा अवलीन कारोबारी शराकतदार बन गया। हमने पूरी सुबह ये सोचते हुए गुजारी कि हम पैसा कैसे बनाएं। कभी कभार हमने उन बेफिक्र लड़कों के बारे में भी सोचा जो जिमी की साहिली रिहायशगाह पर लुत्फअंदोज हो रहे थे। उससे हमें थोड़ी तकलीफ जरूर हुई, लेकिन ये तकलीफ हमारे लिए कारगर साबित हुई क्योंकि इसने हमें अपनी सोच में मुब्तला रहने की तहरीक दिलाई कि हम कैसे पैसा बना सकते हैं। आखिरकार उस दोपहर हमारे अंदर रोशनी की एक किरण ने जन्म लिया। ये एक ऐसा ख्याल था जो माइक को साइंस की किताब का मुतालिया करते हुए मिला था। हमने पुरजोश अंदाज में हाथ मिलाए। अब शराकतदारी एक कारोबार की हामिल थी। अगले कई हफ्तों तक माइक और मैं अपने इर्द गिर्द बसने वाले हमसायों के घरों का चक्कर लगाते रहे, दूर दराज पर दस्तक देते रहे और अपने हमसायों से इस्तफाल करते रहे कि क्या वो अपनी इस्तेमाल शुदा टूथपेस्ट की ट्यूब्स हमें दे सकते हैं। अजीब और हैरान नजरों से देखते हुए बहुत से बड़ों ने मुस्कुराते हुए हमें भरी। कुछ हमसे सवाल करते कि हम क्या करने जा रहे थे, जिसके जवाब में हम कहते थे हम आपको नहीं बता सकते क्योंकि ये एक कारोबारी राज है। जैसे जैसे हफ्ते गुजर रहे थे, मेरी वालिदा की परेशानी बढ़ती जा रही।
अपने खाम माल का ढेर लगाने के लिए हमने उनकी वॉशिंग मशीन के साथ वाली जगह का इंतखाब किया था। भूरे रंग का डब्बा जिसमें कभी केचप की बोतलें भरी हुई थी में हम इस्तेमाल शुदा टूथपेस्ट की ट्यूब्स रखते थे और दिन ब दिन ये ढेर बढ़ रहा था। आखिरकार तंग आकर मेरी वालिदा ने सख्त रवैया इख्तियार किया। वो हमसायों की इस्तेमाल शुदा गंदी ट्यूब्स को अपने घर में इकट्ठा होते हुए देखकर तंग आ चुकी थी। लड़कों, तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने पूछा, और मैं ये बात सुनना नहीं चाहती कि ये कारोबारी राज है। जो करना है जल्द करो, वगरना मैं ढेर उठाकर बाहर फेंक दूंगी। माइक और मैंने ये दलील पेश करते हुए माँ से इल्तिजा की कि जल्द ही हमारे पास खासा जखीरा इकट्ठा हो जाएगा और फिर हम अपनी पैदावार शुरू कर देंगे। हमने वालिदा को बताया कि हम 2 हमसायों का इंतजार कर रहे हैं कि वो अपनी टूथपेस्ट खत्म कर लें ताकि हम उनकी ट्यूब्स हासिल कर सकें। माँ ने हमें 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। पैदावार के लिए जो तारीख मुकर्रर की गई थी उसे आगे बढ़ा दिया गया। हम पर बहुत दबाव था। मेरी पहली कारोबारी शराकत को मेरी अपनी वालिदा ने बेदखली नोटिस के साथ धमकी दी हुई थी। अब ये काम माइक के सुपुर्द किया गया कि वो उन्हें बावर कराए कि दंदान साज डॉक्टर दिन में कई बार टूथपेस्ट का मशवरा देते हैं। मैंने अपनी पैदावारी लाइन को बाहम इकट्ठा करने के काम का आगाज कर दिया। एक दिन मेरे वालिद अपनी गाड़ी में अपने एक दोस्त के हमरा घर वापस आए तो उन्होंने देखा कि घर में दाखिले के रास्ते में 9 साल 2 लड़के अपनी पैदावारी लाइन पूरी रफ्तार के साथ रूबे अमल कर रहे थे। हर तरफ उम्दा सफेद पाउडर बिखरा हुआ था। एक लंबी मेज पर दूध के छोटे कार्टून पड़े थे जो स्कूल से हासिल किए गए थे। एक ग्रिल अंगीठी दहकते हुए कोलू पर पड़ी खुद भी दहक रही थी। मेरे डैड मोहतात अंदाज में चलते हुए हमारे करीब आए। उन्होंने दाखिली रास्ते के शुरू में ही गाड़ी खड़ी क्योंकि पैदावारी लाइन गाड़ी के घर के अंदर आने में बड़ी रुकावट साबित हो रही थी। जैसे ही वो और उनका दोस्त हमारे करीब पहुंचे, उन्होंने स्टील का एक बर्तन दहकते हुए कोलू के ऊपर रखा हुआ देखा जिसमें टूथपेस्ट की ट्यूब्स को पिघलाया जा रहा था। उन दिनों टूथपेस्ट प्लास्टिक की ट्यूब्स में नहीं आती थी बल्कि ट्यूब्स शीशे से बनाई गई हुई थी। इसलिए जैसे ही इनका रोगन जल जाता था उन स्टील के छोटे से बर्तन में डाल दिया जाता था। वो पिघल कर माया की शक्ल इख्तियार कर जाती थी। हम इस पिघले हुए शीशे को अम्मी के गर्म बर्तन उठाने वाले आले के जरिए उठाकर दूध के कार्टनों के सर्रे पर बने छोटे से सुराख में अंडेल देते थे। दूध के कार्टन प्लास्टर ऑफ पेरिस से भरे हुए थे। हर जगह सफेद पाउडर बिखरा हुआ था। जल्दी में मैंने थैला उलट दिया था और अब हर जगह ऐसा महसूस होता था जैसे ये जगह बर्फ के तूफान का सामना करती रही थी। दूध के कार्टन प्लास्टर ऑफ पेरिस के सांचे के लिए बैरूनी कलस्तर थे। जब हम एहतियात के साथ प्लास्टर ऑफ पेरिस के डब्बे की चोटी पर बने हुए छोटे से सुराख के जरिए पिघला हुआ शीशा उंडेल रहे थे, उस वक्त मेरे डैड और उनका दोस्त हमें देख रहे थे। एहतियात के साथ मेरे डैड ने कहा। मैंने ऊपर देखे बिना ही सर हिलाया। बिना आखिर उंडेलने का काम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मैंने स्टील के बर्तन को नीचे रखा और मुस्कुराते हुए अपने डैड की जानिब देखा। लड़कों, तुम क्या कर रहे हो? उन्हें मोहतात लहजे में पूछा। हम वही कुछ कर रहे हैं जो करने के लिए आपने कहा था। हम अमीर बनने जा रहे हैं, मैंने जवाब दिया। हाँ, माइक ने मुस्कुराकर सर हिलाते हुए इकरार किया। हम शराकतदार। और इन प्लास्टर के सांचों में क्या है? मेरे बाप ने पूछा। देखें, मैंने कहा, आपको जल्द पता चल जाएगा। मैंने एक छोटे हथौड़े के साथ सील पर ठोकर लगाई जिसके नतीजे में ट्यूब 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। एहतियात के साथ मैंने प्लास्टर मोल्ड का बालाई हिस्सा खींचा और शीशे का एक निकल बाहर गिरा। वो नहीं, मेरे डैड चिल्लाए, तुम शीशे से निकल की गढ़ाई कर रहे हो? आप ठीक कहते हैं, माइक ने कहा। हम वही कर रहे हैं जो करने के लिए आपने कहा था। हम पैसे बना रहे हैं। मेरे डैड का दोस्त मुड़ा और जोरदार कहका लगाया। मेरे डैड मुस्कुराए और सर को झटका। हमारे सामने आग रोशन थी। इर्द गिर्द खाली टूथपेस्ट की ट्यूब्स का ढेर था। हम सर से पांव तक सफेद रंग के प्लास्टर से अटे हुए मुस्कुरा रहे थे। मेरे डैड ने सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर के सामने की दहलीज पर अपने हमरा बैठने को कहा। मुस्कुराते हुए उन्होंने बड़े प्यार से बताया कि जानसाजी का क्या मतलब है। हमारी काम चकनाचूर हो गए। आपका मतलब है कि ये काम गैर कानूनी है? हम जारी रखने दो, मेरे डैड के दोस्त ने कहा। ऐन मुमकिन है कि वो अपनी फितरी जहनत को परवान चढ़ा रहे हो। मेरे डैड ने उसे घूरा। हाँ, ये गैर कानूनी काम है, बाप ने ऐसी से कहा। लेकिन तुम लड़कों ने अजीम तख्लीकी कुव्वत और हकीकी सोच का मुजाहरा किया है। अपना काम जारी रखें, मुझे तुम पर फख्र है। जो अबतरी और गंदगी हमने फैलाई थी उसे साफ करने से कबल माइक और मैंने मायूसी के आलम में तकरीबन 20 मिनट तक बैठे रहे। कारोबार अपने इफ्तिताह वाले दिन ही ठप हो गया।
मैंने बिखरा हुआ पाउडर झाड़ू से इकट्ठा करते हुए माइक की जानिब देखा और कहा, मेरे ख्याल में जिमी और उसके दोस्तों का कहना ठीक है कि हम गरीब हैं। जिस वक्त मैंने ये बात कही उस वक्त मेरे डैड बाहर निकल रहे थे। लड़कों, उन्होंने कहा, उस वक्त गरीब हो अगर तुम इरादा न कर देते। बेहतरीन बात यह है कि तुमने कुछ न कुछ तो किया है। अक्सर लोग पैसा बनाते रहते हैं और अमीर होने के लिए सिर्फ आप ही देखते रहते हैं। तुमने कुछ तो किया है। मुझे तुम दोनों पर फख्र है। मैं एक बात तुम दोनों से यही कहूँगा कि अपना काम जारी रखो और इसे तर्क मत करो। माइक और मैं वहाँ पर खामोश खड़े रहे। मेरे डैड के अल्फाज अच्छे थे, लेकिन हम अब तक ये ना जान सके थे कि हमें क्या करना चाहिए। तो फिर क्या वजह है कि आप अमीर नहीं हैं, डैड? मैंने पूछा। क्योंकि मैंने स्कूल का उस्ताद बनने को तरजीह दी। स्कूल टीचर्स हकीकत में अमीर बनने के बारे में नहीं सोचते। हम महज पढ़ाना पसंद करते हैं। काश मैं तुम्हारी मदद कर सकता, लेकिन हकीकत में मुझे खुद इल्म नहीं है कि दौलत कैसे बनाई जाती है। माइक और मैं मुड़े और दोबारा सफाई में मसरूफ हो गए। मैं जानता हूँ, मेरे वालिद ने कहा, अगर तुम दोनों लड़के ये जानना चाहते हो कि अमीर कैसे बना जाता है तो इस बारे में मुझसे मत पूछो। माइक, अपने बाप से पूछो। अपने बाप से? माइक ने बुरा सा मुंह बनाकर पूछा। हाँ, तुम्हारे बाप से। मेरे बाप ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारे बाप का और मेरा बैंकर, वो तुम्हारे बाप के बारे में बहुत पुरजोश है। उसने मुझे कई मरतबा बताया है कि तुम्हारा बाप उस वक्त अपनी जहमत का मुजाहरा करता है जब पैसा बढ़ाने का सवाल सर उठाता है। उसने मुझे सर उठाता है। मेरे बाप, माइक ने दोबारा बेयकीनी से पूछा, तो फिर क्या वजह है कि दूसरे अमीर बच्चों की तरह न तो हमारे पास अच्छी गाड़ी है और न मकान? अच्छी गाड़ी रखने और अच्छे मकान में रहने से कोई अमीर नहीं बन जाता, और न ही इसका ये मतलब है कि वो पैसा कमाने का ढंग जानता है। मेरे बाप ने जवाब दिया, जिमी का बाप गन्ने की कंपनी में काम करता है। वो मुझसे ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। वो एक कंपनी के लिए काम करता है और मैं हुकूमत के लिए काम करता हूँ। कंपनी उसके लिए गाड़ी की खरीदारी करती है। जिस कंपनी में वो काम करता है वो माली मसाइल का शिकार है और हो सकता है कि जल्दी जिमी के वालिद के पास कुछ भी ना हो। तुम्हारा बाप मुख्तलिफ है माइक, वो एक मालियाती सल्तनत बनाने में लगा हुआ है और मेरा अंदाजा है कि वो जल्दी वो बहुत ज्यादा अमीर आदमी बन जाएगा। उस पर मैं और माइक एक बार फिर साफ करने लगे जो हमारे अवलीन कारोबार ने फैलाई थी, जो अब मादूम हो चुका था। जब हम सफाई कर रहे थे हमने ये मंसूबा बंदी भी की कि कब और कैसे माइक के बाप से बात करनी है। मुसीबत ये थी कि माइक के डैड इस कदर अपने काम में मसरूफ रहते थे कि अक्सर रात गए घर वापस आते थे। उसके डैड एक वेयर हाउस, एक तामीराती कंपनी, स्टोर्स की एक चैन के मालिक होने के साथ 3 रेस्टोरेंट के भी मालिक थे। ये रेस्टोरेंट ही थे जो इन्हें तादेर घर से बाहर रखते थे। सफाई के बाद माइक बस पकड़कर अपने घर रवाना हुआ। वो घर पहुंचने के बाद उस रात अपने डैड से बात करने जा रहा था कि क्या वो हमें दर्स दे सकते हैं कि हम अमीर कैसे बन सकते हैं। माइक ने मेरे साथ ये वादा किया कि वो अपने डैड के साथ बात करने के फौरन बाद मुझे टेलीफोन करेगा, अगरचे उस वक्त काफी रात ही क्यों ना बीत चुकी हो। रात 8:30 पर फोन की घंटी बजी। ठीक है, मैंने कहा। अगले हफ्ते के दिन और फोन रख दिया। माइक के वालिद ने हम दोनों से मुलाकात की हामी भर ली थी। हफ्ते के दिन सुबह 7:30 बजे मैं गरीब इलाके की तरफ जाने के लिए बस में सवार हो गया। असवाक का आगाज होता है। उस सुबह 8 बजे माइक और मैंने माइक के डैड के साथ मुलाकात की। वो पहले से ही बहुत मसरूफ थे और गुज़श्ता 1 घंटे से काम कर रहे थे। जैसे ही मैंने उनके सादा, छोटे और साफ सुथरे घर में कदम रखा, उनकी तामीराती कंपनी का निगरान अपने पिकअप ट्रक में बैठकर रवाना होने को था। माइक से मेरी मुलाकात दरवाजे पर हुई। डैड फोन पे मसरूफ हैं और उन्होंने हमें अकबी पोर्च में इंतजार करने को कहा है। माइक ने दरवाजा खोलते हुए कहा। जब मैंने उस पुराने मकान की देवड़ी के पार कदम रखा तो लकड़ी के पुराने फर्श के चटकने की आवाजें सुनाई दी। दरवाजे के अंदरूनी जाने में एक सस्ता सा मैट मौजूद था। इसे सालों से कदमों के निशानात की पर्दापोशी के लिए रखा गया था। अगरचे वो साफ सुथरा था मगर उसे बदलने की जरूरत थी। उस छोटे से कमरे में दाखिल होकर मुझे डर महसूस हुआ जिसमें बदबूदार पोशीदा फर्नीचर की बास रची हुई थी जो कि आजकल आसार कदीमा में शुमार किया जाता है। गद्दे वाले सोफे पर 2 खवातीन बैठी थी। वो दोनों मेरी माँ से उम्र में किस कदर बड़ी थी। उन खवातीन से हटकर वर्कर्स के लिबास में मलबूस एक शख्स बैठा था। उसने माए के बगैर मगर इस्त्री शुदा खाकी वर्दी और पॉलिश हुए वर्कर्स बूट पहन रखे थे। वो मेरे बाप से तकरीबन 10 बरस बड़ा दिखाई देता था। जब माइक और मैं अकबी फोर्स में जाने के लिए उनके पास से गुजरे तो वो हमें देखकर मुस्कुराए। मैं भी छीप कर मुस्कुरा दिया। वो कौन लोग हैं? मैंने पूछा। वो मेरे बाप के लिए काम करते हैं। उम्र सीधा शख्स वेयर हाउस चलाता है।
और खवातीन रेस्टोरेंटों के मैनेजर्स हैं। जब तुम यहाँ पहुँचे थे तुमने एक तामीराती निगरान देखा था जो यहाँ से 50 मील दूर सड़क के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। दूसरा सुपरवाइजर जो मकानात के काम की निगरानी करता है, वो तुम्हारे आने से कबल यहाँ से रवाना हुआ था। क्या यहाँ हर वक्त ये सिलसिला चलता रहता है? मैंने पूछा। हर वक्त नहीं, मगर बेशतर होगा। माइक ने मुस्कुराते हुए मेरे सवाल का जवाब दिया और कुर्सी खींचकर मेरे नजदीक बैठ गया। मैंने अपने डैड से पूछा कि क्या वो हमें रुपया बनाने का तरीका बताएंगे। माइक ने कहा। उन्होंने क्या कहा? मैंने तजस्सुस भरे अंदाज में पूछा। पहले तो उन्होंने अजीब तमस्कराना अंदाज में मेरे चेहरे की जानिब देखा और फिर कहा कि वो हमें एक पेशकश करेंगे। मैंने कुर्सी को घसीटकर दीवार के साथ लगाते हुए कहा। माइक ने भी ऐसा ही किया। क्या तुम जानते हो कि वो पेशकश क्या है? मैंने पूछा। नहीं, मगर जल्द ही पता चल जाएगा। अचानक दरवाजे से माइक के डैड नमूदार हुए। माइक और मैं अपने कदमों पर उछल पड़े, उनके एहतराम की वजह से नहीं बल्कि हम बदहवास हो गए थे। क्या तुम दोनों तैयार हो? माइक के डैड ने पूछा और एक कुर्सी घसीट कर हमारे सामने बैठ गए। हमने अपने सर हिलाए और दीवार के साथ से कुर्सियां खींचकर उनके सामने बैठ गए। वो अजीम शख्स थे जिनका कद 6 फुट और वजन 200 पाउंड था। मेरे वालिद कद में उनसे बड़े और वजन में तकरीबन बराबर ही थे। मेरे डैड माइक के डैड से 5 बरस बड़े थे। दोनों ही यकसा दिखाई देते थे, गो उनके औसाफ यकसा न थे। हो सकता है कि उनकी तवानाई यकसा थी। माइक का कहना है कि तुम पैसा बनाने का गुर सीखना चाहते हो। क्या ये बात दुरुस्त है रॉबर्ट? मैंने तेजी से अपना सर हिलाया। उनके अल्फाज में बेपनाह कुव्वत पिनहा थी। ठीक है, मेरी पेशकश ये है, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, मगर ये पढ़ाई स्कूल की रवायती तालीम से हट कर होगी। तुम मेरे लिए काम करोगे, मैं तुम्हें सिखाता रहूंगा। अगर तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। मैं तुम्हें तेजी से सिखा सकता हूँ अगर तुम काम करते हो। अगर तुम सिर्फ बैठकर मुझे सुनना चाहते हो जैसा कि तुम स्कूल में करते हो तो मैं अपना वक्त जाया कर रहा हूँगा। ये मेरी पेशकश है, इसे कबूल करो या रद्द करो। क्या मैं पहले एक सवाल पूछ सकता हूँ? मैंने कहा। नहीं, पेशकश कबूल करो या इसे नजरअंदाज करो। मैं अपना वक्त जाया नहीं कर सकता क्योंकि मुझे बहुत से काम करने हैं। अगर तुम फैसले कुन अंदाज में अपने जहन को आमादा नहीं कर सकते तो तुम कभी भी ये नहीं सीख सकते कि पैसे कैसे बनाने हैं। मौके आते हैं और चले जाते हैं। फौरी फैसला साजी की अहलियत एक अहम महारत है। तुम्हें वो मौका मैसर आया है जिसकी तुम तलाश में थे। मौके से फायदा उठाओ या फिर 10 सेकंड के अंदर स्कूल बंद हो जाएगा। माइक के बाप ने चुभती हुई मुस्कुराहट से कहा। मैं इसे कबूल करता हूँ। मैंने कहा। मुझे भी कबूल है, माइक ने कहा। बहुत अच्छा, माइक के डैड ने कहा। 10 मिनट में मिसेस मार्टन यहाँ पहुँचने वाली है। जब मैं उससे बात कर लूँ तो तुम दोनों उसके साथ चल देना। तुम स्टोर में काम करोगे और तुम्हें 10 सेंट फी घंटा के हिसाब से मजदूरी मिलेगी और तुम्हें हर हफ्ते के दिन 3 घंटे काम करना होगा। लेकिन आज तो मेरी सॉफ्ट बॉल की गेम है। मैंने कहा। माइक के डैड ने धीमी मगर दुरुस्त आवाज में कहा। या तो इसे कबूल करो या इसे रद्द करो। मैं इसे कबूल करता हूँ, मैंने जवाब दिया। खेलने की बजाय मैंने सीखने और काम करने का इंतखाब किया। 30 सेंट्स के बाद उस दिन सुबह 9 बजे मैंने और माइक ने मिसेस मार्टन के लिए काम शुरू कर दिया। वो एक मेहरबान और नेक दिल खातून थी। वो हमेशा यही कहा करती थी कि मैं और माइक उसे उसके 2 बेटों का लड़कपन याद दिलाते थे। अगरचे वो एक मेहरबान खातून थी लेकिन वो सख्त मेहनत पर यकीन रखती थी और हमें वो हर लम्हा मुतहर्रिक रखती थी। हम 3 घंटे डब्बा बंद करा के डब्बे शेल्फों में से निकालते थे। उनकी एक झाड़न से झाड़ पोंछ के बाद नफासत के साथ वापस उन्हें दोबारा अलमारियों में सजा देते थे। ये एक इंतहाई बोरियत से दो चार करने वाला काम था। माइक के डैड जिन्हें मैं अपना अमीर बाप कहता हूँ के पास इस किस्म के 9 स्टोर थे। हर एक स्टोर के साथ एक बहुत बड़ा पार्किंग लॉट भी था। वो 7-Eleven की इब्तदाई तर्ज पर बनाए गए किराना स्टोर थे जहाँ इर्द गिर्द के लोग दूध, डबल रोटी, मक्खन और सिगरेट वगैरह की खरीदारी करते थे। मुसीबत ये थी कि स्टोर जज़ायर हवाई में थे और उस वक्त तक एयर कंडीशन बकसरत इस्तेमाल नहीं किए जाते थे और गर्मी की वजह से इन स्टोर्स के दरवाजे खुले रखने पड़ते थे। इस स्टोर के एक दरवाजा सड़क की जानिब खुलता था जबकि दूसरा दरवाजा पार्किंग लॉट की जानिब खुलता था। हर दफा जब कोई गाड़ी पार्किंग लॉट में आकर रुकती या पार्किंग लॉट से बाहर निकाली जाती तो मिट्टी और इर्द गिर्द का एक बादल उठता और स्टोर के अंदर रखी हुई अशया पर धूल की तह जम जाती। हम जानते थे हमारा ये काम उस वक्त तक चल सकता था जब तक कि एयर कंडीशन से इस्तेफादा नहीं किया जाता। 3 हफ्ते तक माइक और मैं मिसेस मार्टन के पास जाते रहे और 3 घंटे काम करते रहे। दोपहर तक हमारा काम खत्म हो जाता और वो 3 सिक्के हम दोनों की हथेलियों पर रख देती। 1950 के वस्त में भी 9 वर्ष की उम्र में 30 सेंट्स की कोई खास वक़्त ना थी कि उन्हें कमाई करके कोई खुश होता। उस दौर में लतीफ़ों की किताब की कीमत 10 सेंट फी किताब थी, इसलिए मैं अपने पैसों से चंद मज़ाहिया किताबें खरीदता और घर चला जाता। चौथे हफ्ते के खुद तक मैं काम छोड़ने के लिए तैयार था। मैं सिर्फ इसलिए इस काम पर राजी हुआ था कि मैं माइक के डैड से पैसा बनाने का तरीका सीखना चाहता था। लेकिन अब ये हालत थी कि मैं 10 सेंट
लेकिन अब ये हालत थी कि मैं 10 सेंट फी घंटा का गुलाम बनकर रह गया था। सबसे बढ़कर ये कि मैंने पहले हफ्ते के दिन के बाद से माइक के डैड की शक्ल भी ना देखी थी। मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ। दोपहर के खाने पर मैंने माइक को बताया। स्कूल बोरियत वाला था और अब मैं हफ्ते के दिन को भी इस बोरियत की नजर नहीं कर सकता, लेकिन 30 सेंट्स का भी मसला था जो मुझे भाते थे। इस मरतबा माइक मुस्कुराया। तुम हंस क्यों रहे हो? मैंने गुस्से और बेचैनी से पूछा। डैड ने कहा था कि ये मामला पेश आएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि नौकरी छोड़ने से पहले तुम उनके साथ एक मुलाकात जरूर कर लेना। क्या? मैंने गुस्से से कहा। वो इस इंतजार में थे कि मैं कब जॉब से उगता जाता हूँ। ऐसा ही समझो, माइक ने कहा। मेरे डैड एक मुख्तलिफ किस्म के इंसान है। वो तुम्हारे डैड की तरह नहीं सिखाते। तुम्हारी वालिदा और वालिद बहुत ज्यादा लेक्चर देते हैं, जबकि मेरे वालिद खामोश रहते हैं और महज चंद अल्फाज ही अपने मुंह से निकालते हैं। तुम इस हफ्ते के दिन का इंतजार करो, बता दूंगा कि तुम नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हो। तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये सब कुछ जानबूझकर किया गया है? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन शायद ऐसा हो भी। हफ्ते के दिन मेरे डैड इसकी वजाहत करेंगे। हफ्ते के दिन अपनी बारी का इंतजार। मैं माइक के डैड का सामना करने के लिए तैयार था। मेरे हकीकी डैड, जिन्हें मैं गरीब बाप कहता हूँ, का कहना था कि मेरा अमीर बाप चाइल्ड लेबर कानून के खिलाफ वर्जी कर रहा था और उसकी तफ्तीश की जानी चाहिए थी। मेरे तालीम याफ्ता गरीब डैड ने मुझे मशवरा दिया कि मुझे वो मुतालबा करना चाहिए जिसका मैं हकदार था, यानी मुझे 25 सेंट्स फी घंटा मुआवजे का मुतालबा करना चाहिए। मेरे गरीब डैड ने मुझे मशवरा दिया कि अगर मेरे मुआवजे में इजाफा नहीं किया जाता तो फिर मुझे फौरन ये नौकरी छोड़ देनी चाहिए। तुम्हें इस बेहुदा नौकरी की कतई कोई जरूरत नहीं है, मेरे गरीब डैड ने तैश में कहा। हफ्ते के रोज सुबह 8 बजे जब मैंने माइक के घर के दरवाजे पर दस्तक दी तो माइक के डैड ने दरवाजा खोला। बैठ जाओ और अपनी बारी का इंतजार करो। जैसे ही मैं दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ तो उन्होंने कहा। इसके बाद वो मुड़े और सोने के कमरे से मुलाहिका एक छोटे से दफ्तर में घुसकर नजरों से ओझल हो गए। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन मुझे माइक कहीं नजर न आया। बौखला कर मैं उन खवातीन के साथ बैठ गया जो 4 हफ्ते कबल भी वहाँ पर मौजूद थी। वो मुझे देखकर मुस्कुराई और पर्रे कसक कर मेरे बैठने के लिए जगह बनाई। 45 मिनट बीत चुके थे और मैं गुस्से से खोल रहा था। वो दोनों खवातीन उनसे मुलाकात करके 30 मिनट पहले वहाँ से रवाना हो चुकी थी। एक मयमर शख्स भी 20 मिनट तक वहाँ मौजूद था, वो भी जा चुका था। घर खाली था और मैं हवाई की एक खूबसूरत रोशन सुबह में नीम तारीख कमरे में एक कंजूस शख्स से बात करने के लिए महवे इंतजार था जो बच्चों से मजदूरी करवाता था। मैं दफ्तर में उसकी भाग दौड़ सुन सकता था। वो फोन पर बातें कर रहा था और मुझे नजरअंदाज किए जा रहा था। मैं वहाँ से रुखसत होने के लिए तैयार था, लेकिन किसी वजह से वहाँ रुका रहा। बिला आखिर 15 मिनट बाद पूरे 9 बजे अमीर डैड अपने कमरे से बाहर निकले। वो मुंह से कुछ ना बोले और हाथ के इशारे से मुझे अंदर आने के लिए कहा। मैंने सुना है तुम मुआवजे में इजाफा चाहते हो या तुम नौकरी छोड़कर जा रहे हो? अमीर डैड ने अपनी कुर्सी पर झूलते हुए कहा। ठीक है, आप अपने वादे की पाबंदी नहीं कर रहे और इसे खत्म कर रहे हो। मैं हिरासा हो गया और ऐन मुमकिन था कि मैं रो पड़ता। एक 9 साल बच्चे के लिए एक उम्र रसीदा शख्स का सामना करना खासा डरावना था। आपने कहा था कि अगर मैं आपके लिए काम करूंगा तो आप मुझे सिखाएंगे। मैंने आपके लिए काम किया, मैंने सख्त मेहनत की। मैंने आपके लिए काम करने के लिए अपनी बेसबॉल की गेम्स छोड़ दी, लेकिन आपने अपना वादा पूरा नहीं किया और मुझे कुछ नहीं सिखाया। आप चालाक और मक्कार हैं, जैसा कि कस्बे के हर शख्स का ख्याल है कि आप हैं। आप लालची हैं। आप अपने मुलाजमीन की परवाह नहीं करते और सारे पैसे खुद हड़प करना चाहते हैं। आपने मुझे इंतजार में मसरूफ रखा और मुझे थोड़ी सी भी इज्जत नहीं दी। अगरचे मैं महज एक छोटा सा लड़का हूँ, लेकिन मैं बेहतर सलूक का मुस्तहिक हूँ। अमीर डैड ने कुर्सी पीछे की जानिब झुकाई, हाथ ओढ़ी के नीचे रख लिए। वो मुझे गौर से देख रहे थे। कोई बात नहीं, उन्होंने कहा। 1 महीने के अंदर ही तुम वही जुबान बोलने लगे हो जो मेरे अक्सर मुलाजमीन बोलते हैं। क्या? मैंने पूछा। मैं समझ नहीं सका कि वो क्या कह रहे थे। मैंने अपनी शिकायत जारी रखी। मेरा ख्याल था कि आप मुआहदे की पासदारी करेंगे और मुझे सिखाएंगे। इसके बजाय आप मुझे अजियत दे रहे हैं। ये जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, अमीर डैड ने इत्मीनान से कहा। आपने मुझे क्या सिखाया है? कुछ भी नहीं, मैंने नाराजगी के आलम में कहा। हत्ता कि आपने उस वक्त से मेरे साथ बात तक नहीं की जिस वक्त मैंने मूंगफली के दाने के इवज काम करने की हामी भरी थी। 10 सेंट फी घंटा। मैं हुकूमत को इसके बारे में बतलाऊंगा। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ चाइल्ड लेबर के कवानीन मौजूद हैं। आप ये भी जानते हैं कि मेरे डैड हुकूमत के मुलाजिम हैं। वाह, अमीर डैड ने कहा। अब तुम भी वही बातें कर रहे हो जो दीगर ऐसे लोग करते रहे हैं जो मेरे लिए काम कर रहे थे। ऐसे लोगों को या तो मैं निकाल कर बाहर करता हूँ या फिर खुद ही नौकरी छोड़कर चले जाते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने दलेरी से सवाल किया। आपने मेरे साथ झूठ बोला। मैंने आपके लिए काम किया पर आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। तुम कैसे कह सकते हो कि मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया?
अमीर डैड ने पुरसकून लहजे में सवाल किया। बहुत अच्छे, आपने कभी मुझसे बात तक नहीं की। मैं 3 हफ्तों तक काम करता रहा और आपने मुझे भी कुछ नहीं सिखाया। मैंने मुंह बसूर कर कहा, क्या पढ़ाई से तुम्हारी मुराद बातचीत करना या लेक्चर देना है? अमीर डैड ने पूछा। जी हाँ, मैंने जवाब दिया। स्कूल में तुम्हें इसी तरह पढ़ाया जाता है, अमीर बाप ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन जिंदगी इस तरह नहीं सिखाती, और मैं ये कहूँगा कि जिंदगी बेहतरीन उस्ताद है। अक्सर औकात जिंदगी आपसे कोई बात नहीं करती, बस ये तुम्हें इधर उधर धकेलती है। हर धक्के के साथ जिंदगी ये कहती है, जाग जाओ, कोई ऐसी चीज है जो तुम्हें सिखाना चाहती हो। ये शख्स क्या कह रहा है? मैंने खुद से सवाल किया। इधर उधर धकेल कर जिंदगी मुझसे क्या बात कर रही है? अब मैंने फैसला कर लिया कि मुझे मुलाजमत छोड़ना होगी। मैं एक ऐसे शख्स से बात कर रहा था जिसे जेल में होना चाहिए था। अगर तुम जिंदगी से सबक सीखते हो, तुम बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करोगे। अगर नहीं सीखते, जिंदगी तुम्हें इधर उधर धकेलती रहेगी। लोग 2 काम करते हैं, कुछ जिंदगी को इजाजत दे देते हैं कि वो उन्हें इधर उधर धकेलती रहे, दीगर गुस्से में आकर वापस धक्का लगाते हैं। लेकिन वो अपने बॉस या अपनी नौकरी, वो नहीं जानते कि ये जिंदगी है जो धकेल रही है। मुझे उनकी बातें समझ में नहीं आ रही थी। जिंदगी हम सबको धकेलती है, कुछ हार मान लेते हैं और कुछ मुकाबला करते हैं। सिर्फ चंद एक सबक सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जिंदगी के इधर उधर धकेलने को वो खुशामदीद कहते हैं। ये चंद लोग हैं जिन्हें कुछ सीखने की जरूरत होती है और वो कुछ सीखना चाहते हैं। वो सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, और चंद एक तुम्हारी तरह मुकाबला करते हैं। अमीर डैड ने खड़े होकर पुरानी खिड़की बंद की जिसे मुरम्मत की अशद जरूरत थी। अगर तुम ये सबक सीख लो तो तुम जल्दी अक्लमंद, दौलतमंद और खुशहाल नौजवान बन जाओगे। अगर तुम ये सबक नहीं सीखते तो अपनी बकिया जिंदगी अपनी नौकरी और थोड़ी सी तनख्वाह के लिए अपने मालिक को कोसते हुए गुजार दोगे। सारी जिंदगी तुम इस अजीम मौके की राह देखते रहोगे जो तुम्हारे माली मसाइल हल कर दे। ये जानने के लिए क्या मैं अभी तक उनकी बात सुन रहा हूँ? अमीर डैड ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखें मुझसे मिली। घूर कर हमने एक दूसरे को देखा और आंखों ही आंखों में बहुत से पैगामात का तबादला हो गया। आखिरकार मैंने उस वक्त उनसे अपनी नजरें हटाई जब मैं उनके पैगाम को बखूबी जज़ब कर चुका। मुझे पता चल गया कि वो ठीक कह रहे थे। मैं उन पर इल्जाम लगा रहा था। मैं खुद ही उनके पास आया था और अब मैं उनसे लड़ रहा था। अमीर बाप ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, या अगर तुम ऐसे इंसान हो जो जुर्रत से आ रही है, जब भी जिंदगी तुम्हें धकेलेगी तो तब तुम हर मर्तबा हौसला हार दोगे और दस्तबरदार हो जाओगे। अगर तुम इस किस्म के इंसान हो, तुम सारी जिंदगी मोहतब करते हुए अपने आप को उन वाक़यात से बचाते और महफूज रखते हुए जो कभी वकूफ़ पज़ीर नहीं होते अपनी ज़िंदगी गुजारोगे, तब तुम बोरियत से हमकिनार एक बूढ़े शख्स के रूप में मौत को गले लगा लोगे। तुम्हारे बहुत से दोस्त होंगे जो हकीकत में तुम्हें पसंद करते होंगे क्योंकि तुम एक अच्छे और मेहनती नौजवान थे, मगर हकीकत ये है कि जिंदगी ने धक्के देकर तुम्हें अपने सामने झुका लिया। सच्चाई ये है कि तुम खतरात मोल लेने से डरते थे। तुम जीना चाहते थे, मगर हारने का खदशा जीत की खुशी से बढ़कर इस पर गालिब था। सिर्फ तुम जानते हो कि तुमने कोई कोशिश नहीं की, तुमने हमेशा महफूज रहकर खेला। हमारी आंखें दोबारा चार हुई। आप मुझे परे धकेल रहे हैं? मैंने पूछा। कुछ लोगों का शायद यही ख्याल हो, अमीर बाप ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं यही कहूँगा कि मैंने तुम्हें जिंदगी का एक जायका चखाया है। जिंदगी का कैसा जायका? मैंने पूछा। मैं अभी भी गुस्से में था, मगर अब तजस्सुस बढ़ रहा था और मैं सीखने के लिए भी तैयार था। तुम दोनों पहले लड़के हो जिन्होंने मुझसे पैसा बनाने के बारे में पूछा है। मेरे 150 मुलाजिम हैं, लेकिन इनमें से एक ने भी मुझसे आज तक पैसा बनाने के तरीके के बारे में नहीं पूछा। वो मुझसे तनख्वाह लेते हैं, इजाफे की बात करते हैं और बस। वो कभी भी दौलत बनाने के बारे में नहीं सीखते। चुनांचे इनमें से अक्सर अपनी जिंदगी के बेहतरीन बरस पैसे के लिए काम करते हुए गुजार देंगे, हकीकत में ये ना समझते हुए कि वो क्या कर रहे हैं जिसके लिए वो काम कर रहे हैं। मैं वहाँ बैठा गौर से उसकी बातें सुनता रहा। चुनांचे जब माइक ने मुझे बताया कि तुम पैसा बनाने के लिए सीखना चाहते हो, मैंने ऐसा लाहेअमल तरतीब देने का फैसला किया जो हकीकी जिंदगी की अक्कासी करता है। मैं कितना भी बोलता, हत्ता कि मेरी रगें फूल जाती, मगर तुम्हारे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ना था। इसलिए मैंने फैसला किया कि जिंदगी तुम्हें इस कदर धकेले ताकि तुम मेरी बात सुन सको। यही वजह है कि मैंने तुम्हें महज 10 सेंट फी घंटा दिया। तो 10 सेंट फी घंटे के मौजू पर काम करते हुए मैंने क्या सीखा? मैंने इस्तफसार किया। ये कि आप घटिया है अपने वर्कर्स का इस्तेहसाल करते हैं। अमीर डैड ने कुर्सी पर झूलते हुए जोरदार कहका लगाया। जब ये हंसी उठी तो उन्होंने कहा, तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम अपने मुद्दे तब्दील करो। मुझ पर इल्जाम लगाना और ये सोचना छोड़ दो कि मैं तुम्हारी मुश्किल का जिम्मेदार हूँ, और तुम नहीं समझते कि मैं कसूरवार हूँ तो तब तुम्हें
मुझे तब्दील कर जाऊंगा। अगर खुद तुम पे ये इल्जाम आता है तो अपने आप को तब्दील करो, कुछ ना कुछ सीखो और दानिशमंदी अपनाते हुए परवान चढ़ाओ। ज्यादातर लोग यही चाहते हैं कि दुनिया में उनके अलावा हर कोई तब्दील हो जाए, लेकिन वो तब्दील ना हो। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि अपने आप को तब्दील करना आसान है बानिस्बत इसके कि किसी दूसरे को तब्दील किया जाए। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मैंने कहा। अपने मसाइल के लिए मुझे मुर्दे इल्जाम ना ठहराओ, अमीर डैड ने किसी कदर बेसब्री से कहा। लेकिन आप मुझे सिर्फ 10 सेंट फी घंटा अदा करते हैं, तो फिर तुमने क्या सीखा? अमीर डैड ने मुस्कुराते हुए कहा, यही कि आप घटिया हैं। मैंने किस कदर शर्मसारी से कहा, देखो तुम्हारे ख्याल में मसला मैं हूँ, अमीर डैड ने कहा, लेकिन मसला तुम हो। ठीक है, ये रवैया अपनाए रखो और तुम कुछ नहीं सीखोगे। ये रवैया रखो कि मैं मसला हूँ, तो फिर तुम्हारे पास क्या मुतबादिल होंगे। ठीक है, अगर आप मुझे ज्यादा अदायगी नहीं करते या मुझे ज्यादा इज्जत और एहतराम नहीं देते और मुझे नहीं सिखाते तो मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा। बहुत खूब, अमीर डैड ने कहा, और ये ऐन वही कुछ है जो ज्यादातर लोग करते हैं। वो नौकरी छोड़ देते हैं और फिर दूसरी नौकरी की तलाश में निकल खड़े होते हैं जहाँ ज्यादा तनख्वाह और बेहतर मौके हों। हकीकत में वो ये सोच रहे होते हैं कि इस तरह उनके मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन ज्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, मैंने पूछा। महज ये हकीर से 10 सेंट फी घंटा लेकर मुस्कुराता रहा। अमीर डैड मुस्कुराए। ये वही कुछ है जो दीगर लोग भी करते हैं। वो सब क्या करते हैं? ये सोचते हुए तनख्वाह में इजाफे का इंतजार कि ज्यादा पैसों से उनके मसाइल हल हो जाएंगे। ज्यादातर एक नौकरी पर काने रहेंगे, मगर चंद एक दूसरी नौकरी ढूंढ लेंगे। वो ज्यादा मेहनत करेंगे, लेकिन एक बार फिर तनख्वाह का मामूली सा चेक कबूल करेंगे। मैं बैठा फर्श को घूर रहा था और इस सबक को समझने का आगाज कर रहा था जिसे मेरे अमीर डैड पेश कर रहे थे। मैं ये महसूस कर सका कि ये जिंदगी का एक आगाज था। बिला आखिर मैंने ऊपर देखा और पूछा, तो फिर मसला कैसे हल होगा? ये जो तुम्हारे दोनों कानों के दरमियान भरा हुआ है, यही वो लम्हा था जब अमीर डैड ने वो अहम तरीन नुक्ता मेरे साथ शेयर किया जो उन्हें उनके मुलाजमीन और मेरे गरीब डैड से जुदा गाना बनाता था। और साफ जाहिर है कि जैसे उन्हें हवाई का अमीर तरीन शख्स बनने में मामनत फराहम की थी, जबकि मेरे आला तालीम याफ्ता लेकिन गरीब डैड जिंदगी भर माली जद्दोजहद में मसरूफ रहे थे। ये वाहिद नुक्ता नजर था जिसने जिंदगी भर के दौरान तमाम तर फर्क को नुमाया किया था। अमीर डैड ने इस नुक्ता नजर की बार बार वजाहत की, जिसे मैं सबक नंबर 1 कहता हूँ। गरीब और मुतवस्सित तबका पैसे के लिए काम करता है, अमीर के लिए पैसा काम करता है। हफ्ते की उस रोशन और चमकदार सुबह मैंने मुकम्मल तौर पर उस नुक्ता नजर से जिसका दर्स मेरा गरीब बाप देता था यकसर मुख्तलिफ नुक्ता नजर सीखा। 9 बरस की उम्र में मैं ये समझ चुका था कि दोनों डैड ये चाहते थे कि मैं सीखूं। दोनों ने मेरी हौसला अफजाई की मैं पढ़ूं, लेकिन दोनों जो काम बताते थे वो एक जैसा न थे। 9 बरस की उम्र में मैं ये समझ चुका था कि दोनों डैड ये चाहते थे कि मैं सीखूं। दोनों ने मेरी हौसला अफजाई की कि मैं पढ़ूं, लेकिन दोनों जो काम बताते थे वो एक जैसे न थे। मेरे आला तालीम याफ्ता डैड चाहते थे कि मैं वही कुछ करूं जो उन्होंने किया था। बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम खूब मेहनत से पढ़ो, अच्छे ग्रेड्स हासिल करो, ताकि तुम एक बड़ी कंपनी में अच्छी और महफूज नौकरी हासिल कर सको, और ये यकीन दहानी हासिल करो कि ये नौकरी शानदार फवायद की हामिल है। अमीर डैड चाहते थे कि मैं ये सीखूं कि पैसा किस तरह काम करता है, ताकि मैं इससे अपने लिए काम ले सकूं। ये वो असबाब थे जो मैं तमाम जिंदगी उनकी रहनुमाई में सीख सकता था। इसके लिए मुझे किसी क्लासरूम की जरूरत न थी। मेरे अमीर डैड ने मेरा पहला सबक जारी रखा, मुझे खुशी है कि तुमने 10 सेंट फी घंटा के एवज काम करने पर अपनी नाराजगी का इजहार किया था। अगर तुम नाराज होने की बजाय इसे बाखुशी कबूल कर लेते, मैं तुम्हें ये बताता कि मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकता। तुमने देखा कि सीखने का हकीकी अमल तवन्नाई, जज्बा और शदीद ख्वाहिश दरकार रखता है। नाराजगी या गुस्सा इस फार्मूले का एक बड़ा हिस्सा है, क्योंकि जज्बा गुस्से और मोहब्बत का मजमुआ है। जब पैसे का मामला आता है, बहुत से लोग मोहतात रवैये का मुजाहरा करते हैं और महफूज महसूस करते हैं, लिहाजा वो जज्बे के तहत अमल नहीं करते बल्कि खौफ के तहत अमल करते हैं। इसलिए क्या यही वजह है कि लोग थोड़ी तनख्वाह पर नौकरी कबूल कर लेते हैं? मैंने सवाल किया। हाँ बिल्कुल, अमीर बाप ने कहा। कुछ लोग कहते हैं कि मैं लोगों का इस्तेहसाल करता हूँ। क्यों मैं इस कदर अदायगी नहीं करता जिस कदर हुकूमत या शुगर प्लांट्स करते हैं? मैं ये कहता हूँ कि लोग खुद अपना इस्तेहसाल करते हैं, ये उनका खौफ होता है, मेरा नहीं। लेकिन क्या आप महसूस नहीं करते कि आपको उन्हें ज्यादा तनख्वाह देनी चाहिए? मैंने पूछा। मुझे महसूस करने की जरूरत नहीं, ज्यादा दौलत उनके मसाइल हल नहीं करेगी। अपने बाप की तरफ देखो, वो बहुत ज्यादा पैसे कमाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने बिल अदा नहीं कर सकता। बहुत से लोग ऐसे हैं कि अगर इन्हें ज्यादा पैसे दिए जाए तो वो
इसी कदर ज्यादा बोझ तले दब जाते हैं, तो इसलिए आप मुझे 10 सेंट फी घंटा दे रहे हैं। मैंने मुस्कुरा कर कहा, ये इस सबक का हिस्सा है। तुम दुरुस्त कहते हो, अमीर बाप ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने देखा, तुम्हारा बाप स्कूल गया और बहुत ही शानदार तालीम हासिल की ताकि ज्यादा तनख्वाह की हामिल नौकरी हासिल कर सके, लेकिन वो अभी तक माली मसाइल का शिकार है क्योंकि उसने स्कूल में दौलत के बारे में भी कुछ नहीं सीखा था। सबसे बढ़कर ये कि वो इस अमल पर यकीन रखता है कि पैसा कमाने के लिए काम करो। और आप नहीं करते? मैंने पूछा। नहीं, कतई नहीं, अमीर डैड ने कहा। अगर तुम पैसे के लिए काम करना सीखना चाहते हो तो तुम स्कूल जाओ, वहाँ इसके मुतालिक तुम्हें अच्छी तालीम दी जाएगी। लेकिन अगर तुम ये सीखना चाहते हो कि पैसा किस तरह तुम्हारे लिए काम करेगा तो इसकी तालीम मैं दूंगा, लेकिन सिर्फ इस सूरत में बशर्त ये कि तुम सीखना चाहोगे। क्या हर एक ये तालीम हासिल नहीं करना चाहेगा? मैंने पूछा। क्या हर एक ये तालीम हासिल नहीं करना चाहेगा? मैंने पूछा। नहीं, अमीर डैड ने कहा। इसकी सादा सी वजह यह है कि पैसा कमाने के लिए काम करना सीखना आसान होता है, खास तौर पर अगर खौफ आपका बुनियादी जज्बा हो जब दौलत का मौजू ज़ेरे बहस लाया जाए। मैं समझा नहीं, मैंने तेवरी चढ़ा कर कहा। इस बारे में अभी फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, महज ये बातें जहन में रखो कि ये खौफ है जो बहुत से लोगों को नौकरी करने पर मजबूर करता है। अपने बिल अदा न कर सकने का खौफ, मुलाजमत से बर्खास्त किए जाने का खौफ, इस बात का खौफ कि पैसे कम न पड़ जाएं और इस बात का खौफ कि सब कुछ नए सिरे से ना शुरू करना पड़े। ये वो कीमत है जो एक पेशा या एक तिजारत सीखने के बाद पैसे के लिए काम करने की सूरत में आदमी को अदा करना पड़ती है। बहुत से लोग पैसे के गुलाम बन जाते हैं और फिर अपने बॉस पर गुस्से का इजहार करते हैं। ये सीखना कि आप पैसे के लिए काम करें, ये सीखना कि पैसा आपके लिए काम करे, एक बिल्कुल मुख्तलिफ मुतालिया है। मैंने पूछा। यकीनन, अमीर डैड ने जवाब दिया। यकीनन। हवाई के हफ्ते की उस हसीन सुबह को हम खामोशी से बैठे रहे। मेरे बेसबॉल के दोस्तों ने अभी भी अपनी छोटी हवाई के हफ्ते की इस हसीन सुबह को हम खामोशी से बैठे रहे। मेरे बेसबॉल के दोस्तों ने अभी अपनी छोटी लीग का आगाज किया था, लेकिन किसी न किसी वजह से मैं अब शुक्रगुजार था कि मैंने 10 सेंट फी घंटा काम करने का फैसला किया था। मैंने महसूस किया कि मैं ऐसी बात सीखने जा रहा था जो मेरे दोस्त स्कूल में कभी भी नहीं सीख पाएंगे। सीखने के लिए तैयार हो? अमीर बाप ने पूछा। कतई तौर पर तैयार हूँ, मैंने पुरजोश अंदाज में कहा। मैंने अपने वादे का पास किया और तुम्हें दूर से पढ़ाता रहा हूँ, मेरे अमीर डैड ने कहा। 9 साल की उम्र में तुम्हें अंदाजा हो गया है कि पैसे के लिए काम करने का एहसास क्या है। सिर्फ अपने गुज़श्ता महीने को 50 सालों से दर्द दो तो तुम्हें बखूबी मालूम हो जाएगा कि लोग उम्र भर क्या करते हैं। मैं समझा नहीं, मैंने कहा। तुमने मुझसे मुलाकात करने के लिए कतार में बैठकर इंतजार करने के अमल को कैसा महसूस किया? एक मर्तबा भर्ती होने के लिए और एक मर्तबा ज्यादा पैसों के लिए। बहुत ही तकलीफ दे, मैंने कहा। अगर तुम पैसे के लिए काम करने का इंतखाब करते हो तब जिंदगी इसी मानद होगी, अमीर डैड ने कहा। और तुमने उस वक्त कैसा महसूस किया जब मिसेस मार्टन ने 3 सिक्के तुम्हारे हाथों पर रखे थे जो तुम्हें 3 घंटों के काम का मुआवजा था? मैंने ऐसा महसूस किया कि ये काफी ना थे। ऐसा दिखाई देता था कि ये कुछ भी ना थे, मैंने कहा। मुलाजमीन भी इसी तरह महसूस करते हैं। मुलाजमीन भी इसी तरह महसूस करते हैं जब वो अपनी तनख्वाह वसूल करते हैं, खास तौर पर जब उसमें से तमाम टैक्सेस और दीगर कटौतियां जा चुकी होती है। कम अज कम तुम्हें 100% मुआवजा तो मिला। आपके कहने का मतलब है कि ज्यादातर मजदूरों को सारी मजदूरी नहीं मिलती? मैंने हैरान होकर पूछा। नहीं, अमीर डैड ने कहा। हुकूमत हमेशा अपना हिस्सा पहले वसूल करती है। वो ऐसा कैसे करती है? मैंने पूछा। टैक्सेस, अमीर डैड ने कहा। जब तुम कमाते हो तो तुम पर टैक्स आयद किया जाता है। जब तुम खर्च करते हो तो तुम पर टैक्स आयद किया जाता है। जब तुम बचत करते हो तो तुम पर टैक्स आयद किया जाता है। जब तुम मरते हो तो तुम पर टैक्स आयद किया जाता है। लोग हुकूमत को क्यों इजाजत देते हैं कि उनके साथ ऐसा करें? अमीर लोग इजाजत नहीं देते, अमीर डैड ने मुस्कुराते हुए कहा। गरीब और मुतवस्सित तबका ऐसा करता है। मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाने को तैयार हूँ कि मैं तुम्हारे वालिद से ज्यादा कमाता हूँ, इसके बावजूद वो मुझसे ज्यादा टैक्स अदा करता है। ये कैसे हो सकता है? मैंने पूछा। मैं उम्र के जिस हिस्से में था उस वक्त ये बात मेरी अकल में नहीं समाती थी। लोग हुकूमत को क्यों इजाजत देते हैं कि वो उनके साथ ये सब करें? अमीर डैड ने महज मेरी जानिब देखने पर ही इक्तफा किया और खामोशी के साथ अपनी कुर्सी पर झूलते रहे। सीखने के लिए तैयार हो? अमीर डैड ने पूछा। मैंने ऐसगी के साथ अपना सर हिलाया। जैसा कि मैंने कहा था कि सीखने के लिए बहुत कुछ मौजूद है। ये सीखना कि पैसा कैसे आपके लिए काम करता है और सारी उम्र सीखना पड़ता है। अक्सर लोग 4 साल खत्म हो जाती है। मैं पहले ही जानता हूँ कि दौलत का इल्म सारी जिंदगी जारी रहेगा। इसकी सादा सी वजह यह है कि मैं जिस कदर ज्यादा इल्म हासिल करता हूँ मुझे उसी कदर ज्यादा एहसास होता है
कि मुझे ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। अक्सर लोग इस मौजू का कभी मुतालिया नहीं करते। वो काम पर जाते हैं, अपनी तनख्वाह का चेक वसूल करते हैं, अपनी चेक बुक बैलेंस करते हैं और बात ख़त्म हो जाती है। तब वो हैरान होते हैं कि वो क्यों माली मसाइल का शिकार हैं। वो ख्याल करते हैं कि ज़्यादा दौलत उनके मसाइल हल कर देगी। वो कभी भी ये महसूस नहीं करते कि वो मालियाती तालीम से महरूम हैं और यही उनका मसला है। इसलिए मेरे डैड को टैक्स मसाइल का सामना है, क्योंकि वो दौलत को नहीं समझते। परेशानी के आलम में मैंने पूछा, मेरी बात सुनो। अमीर डैड ने कहा, पैसा कैसे आपके लिए काम करता है के बारे में सीखने के अमल में टैक्स एक छोटा सा हिस्सा है। आज मैं सिर्फ ये जानने का ख्वाहिशमंद था कि दौलत के बारे में सीखने का तुम्हारा जज्बा कहीं मान तो नहीं पड़ गया। अक्सर लोग इस बारे में नहीं सीखते। वो स्कूल जाकर पेशा वराना तालीम हासिल करते हैं, अपने काम से लुत्फ अंदोज होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं और फिर अचानक एक दिन उन्हें एहसास होता है कि वो माली मसाइल में घिर गए हैं। अब अगर वो चाहें भी तो काम नहीं छोड़ सकते। ये कीमत है सिर्फ ये जानने की कि पैसे के लिए काम कैसे किया जाता है, बजाय ये जानने के पैसे से कैसे काम लिया जाता है। तो क्या तुम में अब भी सीखने का जज्बा मौजूद है? मैंने अपना सर असबात में हिलाया। अच्छी बात है, अमीर डैड ने कहा। अब अपने काम पर वापस जाओ, इस मरतबा तुम्हें कोई तनख्वाह नहीं दूंगा। क्या? मैंने हैरानगी से कहा। तुमने मुझे सुना है, कोई पैसा नहीं। तुम हर हफ्ते के दिन बदस्तूर 3 घंटे काम करोगे, लेकिन इस मरतबा तुम्हें 10 सेंट फी घंटा के हिसाब से अदायगी नहीं की जाएगी। तुम पैसे के लिए काम ना करने के बारे में सीखने के ख्वाहिशमंद थे, इसलिए मैं तुम्हें कोई अदायगी नहीं करने जा रहा। मैं जो कुछ सुन रहा था उस पर मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैं इस बारे में माइक से बात कर चुका हूँ। वो पहले ही बगैर मुआवजे के झाड़ पोंछ और सफाई में मशगूल हो चुका है। बेहतर है कि तुम भी जल्द वहाँ जाकर अपना काम शुरू कर दो। ये ठीक नहीं है, मैं चिल्लाया। आपको कुछ तो देना होगा। तुमने कहा था कि तुम सीखना चाहते हो। अगर तुम अभी भी ये नहीं सीखते तो फिर तुम उन 2 औरतों और बूढ़े आदमी की तरह बन जाओगे जो मेरे रिहायशी कमरे में वर्जमान है, पैसे के लिए काम कर रहे हैं और हमेशा डरते रहते हैं कि कहीं मैं उन्हें नौकरी से निकाल न दूं। या फिर तुम अपने बाप की तरह बन जाओगे जो ढेर सारे पैसे कमाने के बावजूद कर्ज तले दबा हुआ है और ख्याल करता है कि अगर उसे और पैसे मिल जाएं तो उसकी मुश्किलात खत्म हो सकती हैं। अगर तुम यही चाहते हो तो फिर मैं पुराने मुआहदे के मुताबिक तुम्हें 10 सेंट फी घंटा की अदायगी शुरू कर दूंगा। या फिर तुम वो कर सकते हो जो अक्सर नौजवान करते हैं, गिला करो कि तनख्वाह ज़्यादा नहीं है, काम छोड़ दो और किसी दूसरी नौकरी की तलाश करो। लेकिन मैं क्या करूं? मैंने सवाल किया। अमीर डैड ने मेरे सर पर थपकी देते हुए कहा, इसे इस्तेमाल करो। अगर तुम इसे बाखूबी इस्तेमाल करोगे तो तुम जल्द ही मेरा शुक्रिया अदा करोगे। मैंने तुम्हें एक मौका फराहम किया और तुम एक अमीर आदमी के रूप में मंजर आम पर आओगे। मैं वहाँ खड़ा रहा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ था। मैं तनख्वाह में इजाफे के लिए आया था और अब मुझे बगैर किसी मुआवजे के काम करने के लिए कहा जा रहा था। अमीर डैड ने दोबारा मेरे सर पर थपकी देते हुए कहा, इसे इस्तेमाल करो। अब यहाँ से दफा हो जाओ और वापस अपना काम करो। अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। मैंने अपने गरीब डैड को नहीं बताया कि मुझे कोई अदायगी नहीं की जा रही थी। वो इस बात को नहीं समझ सकते थे और मैं किसी ऐसी बात को बयान नहीं करना चाहता था जिसे मैं बाज़ाते खुद ना समझ सका था। मज़ीद 3 हफ्ते हर हफ्ते के दिन बाकायदगी से माइक और मैं 3 घंटे बगैर मुआवजे के काम करते रहे। मुझे काम के हवाले से कोई परेशानी ना थी और रूटीन भी आसान तर बन गई थी, लेकिन मैं बेसबॉल गेम्स और लतीफ़ों की कुतुब की खरीदारी से महरूम हो चुका था जो मुझे बेहद पसंद थी। तीसरे हफ्ते की एक दोपहर अमीर डैड वहां आए। हमने उनके ट्रक के इंजन की गड़गड़ाहट सुनी जो पार्किंग में आकर रुका। अंदर दाखिल होकर वो मिसेस मार्टिन से पुरजोश लहजे में मिले। इस बातचीत के बाद कि स्टोर कैसा चल रहा है, वो आइसक्रीम फ्रीजर के पास पहुंचे, 2 बार्स निकाली, उनकी अदायगी की और मुझे और माई को इशारे से अपने पास बुलाया। लड़कों, आओ जरा घूमे फिरे। सड़क पार करके हम घास के एक बड़े मैदान में दाखिल हुए जहां कुछ नौजवान सॉफ्ट बॉल खेल रहे थे। हम एक तनहा गोशे में पड़ी हुई पिकनिक टेबल पर बैठ गए और उन्होंने मुझे और माइक को एक आइसक्रीम दी। लड़कों, काम कैसा जा रहा है? बिल्कुल ठीक, माइक ने कहा। मैंने भी हाँ में सर हिलाया। अभी तक कुछ सीखा भी है कि नहीं? अमीर डैड ने पूछा। माइक और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा और अपने कंधे उचकाए और बेवक्त नफी में सर हिलाया। अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फंदे से बचना। ठीक है लड़कों, बेहतर है कि तुम सोचना शुरू करो। लड़कों, बेहतर है कि तुम सोचना शुरू कर दो। तुम जिंदगी के बड़े बड़े असबाब में से
एक सबक का आगाज करने जा रहे हो। अगर तुम ये सबक सीख गए तो तुम शानदार और आज़ादी से भरपूर एक तहफ़्फ़ुज़ भरी जिंदगी गुजारोगे। अगर नहीं सीखते तो फिर तुम मिसेस मार्टन और उन बहुत से लोगों की मानद बन जाओगे जो इस पार्क में सॉफ्टबॉल खेल रहे हैं। वो थोड़े से पैसों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। वो नौकरी के तहफ़्फ़ुज़ के आसिफ का शिकार रहते हैं। हर साल 3 हफ्तों की छुट्टियों का इंतजार करते रहते हैं। ऐन मुमकिन है कि वो 45 साल की खिदमत के बाद मामूली पेंशन के हुसूल के भी हकदार ठहर जाएं। अगर ये तुम्हें अच्छा लगता है तो मैं तुम्हें 25 सेंट फी घंटा दूंगा। ये लोग बहुत मेहनती हैं, क्या आप इनका मजाक उड़ा रहे हैं? मैंने एहतजाज करते हुए कहा। अमीर डैड के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। मिसेस मार्टन मेरी माँ की तरह है, मैं कभी उस पर जुल्म करने का सोच भी नहीं सकता। मैं अगरचे नामेहरबान महसूस हो सकता हूँ क्योंकि मैं अपनी बेहतरीन कोशिश कर रहा हूँ कि तुम दोनों के अंदर से कोई चीज निकाल कर बहर करूँ। मैं तुम्हारे नुक्ता नजर को वुसअत देना चाहता हूँ, वो देख सको जिसे अक्सर लोग देखने से महज इसलिए महरूम रह जाते हैं क्योंकि वो बसीरत के हामिल नहीं होते, इस जाल को नहीं देख सकते जिसमें वो फंसे हुए होते हैं। माइक और मैं बेयकीनी के आलम में बैठे थे। अगरचे वो जालिम दिखाई देते थे, ताहम हम ये महसूस कर सकते थे कि वो किसी नुक्ते की वजाहत करने की कोशिश में मसरूफ थे। अमीर डैड ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या 25 सेंट फी घंटा काफी नहीं है? क्या ये तुम्हारे दिल की धड़कन को किस कदर तेज नहीं करता? मैंने इनकार में सर हिलाया, लेकिन हकीकत में मेरा दिल धड़का था। 25 सेंट फी घंटा मेरे लिए माकूल पेशकश थी। ठीक है, मैं तुम्हें $1 फी घंटा अदा करूंगा, अमीर डैड ने शातराना मुस्कुराहट से कहा। अब मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। मेरा दिमाग चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, इसे कबूल कर लो, इसे कबूल कर लो। जो मैं सुन रहा था इस पर मुझे यकीन न था, फिर भी मैं कुछ न बोला। ठीक है, $2 फी घंटा। मेरा छोटा सा दिमाग और दिल फटने के करीब थे। ये 1956 था और $2 फी घंटा मुझे दुनिया का अमीर तरीन बच्चा बना सकता था। मैं इस किस्म की आमदनी का तस्वुर भी नहीं कर सकता था। मैं हाँ कहना चाहता था। मैं इस पेशकश का मुंतजिर था। मैं नई बाईसाइकिल खरीद सकता था, बेसबॉल के दस्ताने ले सकता था और ला मोहल्ला मेरे दोस्त मेरे पास इतने ज्यादा पैसे देकर मुझ पर रश करते। और सबसे बढ़कर ये कि इसके बाद जिमी और इसके दोस्त मुझे दोबारा कभी गरीब कहकर नहीं पुकार सकते थे। लेकिन न जाने क्यों मेरा मुंह बंद ही रहा। आइसक्रीम पिघल कर मेरे हाथ से बह रही थी। अमीर डैड 2 लड़कों की जानिब जिनकी आंखें बेतहाशा खुली हुई और दिमाग खाली थे देख रहे थे, जो उनकी तरफ देखकर उन्हें घूर रहे थे। वो हमारा इम्तिहान ले रहे थे। वो जानते थे कि हमारे जज्बात का एक हिस्सा ऐसा था जो इस तजवीज़ को कबूल करना चाहता था। वो समझते थे कि हर इंसान की रूह में एक हिस्सा ऐसा होता है जो कमज़ोर भी होता है और ज़रूरतमंद भी, उसे खरीदा जा सकता है। वो ये भी जानते थे कि हर जी रूह में एक हिस्सा ऐसा भी होता है जो कुव्वत इरादी से भरपूर और मजबूत होता है, जिसे खरीदा नहीं जा सकता। जब सवाल सिर्फ ये था कि कौन सा हिस्सा मजबूत तर है। ठीक है, $5 फी घंटा। यकदम मैं खामोश हो गया। कुछ बदल चुका था। पेशकश मुज़ाहिका खेज हद तक बड़ी थी। 1956 में छोटे तो कुजा बड़े भी कम ही $5 फी घंटा कमाते थे, लेकिन जल्द ही मेरा लालच गायब हो गया और मैं पुरसुकून हो गया। ऐसी से माई की जानिब देखने के लिए मैं अपने बाएं तरफ मुड़ा। उसने भी मेरी जानिब देखा। मेरी रूह का वो हिस्सा जो कमजोर और जरूरतमंद था खामोश हो चुका था, और वो हिस्सा जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता था वो गालिब आ चुका था। मैं जानता था कि माइक भी इस नुक्ते को समझ चुका था। ठीक है, अमीर डैड ने नरमी से कहा, हर शख्स की कीमत होती है, और ये कीमत इसलिए होती है क्योंकि हर शख्स के अंदर डर और लालच का बसेरा होता है। पहले तो पैसे की कामयाबी का खौफ हमें मेहनत पर उकसाता है, और जब एक दफ़ा हमें तनख्वाह का चेक मिल जाता है तो लालच और ख्वाहिशात हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि पैसे से हम क्या कुछ खरीद सकते हैं। तब आदत कायम हो जाती है। कौन सी आदत? मैंने पूछा। सुबह सवेरे बेदार होने की आदत, काम पर जाना, वाजिबात अदा करना, दूसरे दिन फिर सुबह सवेरे बेदार होना, काम पर जाना, बिल्स अदा करना। लोगों की जिंदगियां हमेशा 2 जज्बात से कंट्रोल होती हैं, लालच और खौफ। अगर इन्हें ज्यादा पैसे दिए जाएं तो अपने अखराजात बढ़ाकर इस चक्कर को जारी रखते हैं। ये वो है जिसे मैं चूहे की दौड़ कहता हूँ। क्या कोई दूसरा रास्ता भी है? माइक ने पूछा। हाँ, अमीर डैड ने ऐसी से कहा, लेकिन महज चंद लोग ही इसे तलाश करते हैं। वो रास्ता कौन सा है? माइक ने पूछा। ये वो है जिसके बारे में मुझे उम्मीद है कि काम और मुताले के दौरान तुम दोनों लड़के इसे ढूंढने में कामयाब हो जाओगे। इसी वजह से मैंने तनख्वाह के तमाम रास्ते
बंद कर दिए हैं। थोड़ा इशारा ही दे दे, माइक ने कहा। हम इस किस्म के सख्त काम से तंग आ चुके हैं जिसका कोई मुआवजा ना मिले। ठीक है तो सुनो, पहला मरला सच बोलना है, अमीर डैड ने कहा। हमने झूठ नहीं बोला, मैंने कहा। मैंने ये नहीं कहा कि तुम झूठ बोल रहे थे, मैं कह रहा हूँ कि सच बोलो, अमीर डैड ने कहा। किस बारे में सच, मैंने पूछा। तुम कैसा महसूस कर रहे हो, अमीर बाप ने कहा। तुम्हें इसे किसी दूसरे को बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप के साथ एतराफ करो। आपका मतलब है कि इस पार्क में मौजूद लोग, वो लोग जो आपके लिए काम करते हैं, और मिसेस मार्टन, वो ऐसा नहीं करते, मैंने पूछा। मुझे इसमें शक है, अमीर डैड ने कहा। इसकी बजाय उन्हें इसका डर है कि उनके पास पैसे नहीं होंगे। वो मंतकी अंदाज से इसका मुकाबला नहीं करते। वो अपने जहन का इस्तेमाल करने की बजाय जज्बाती रद्द अमल का मुजाहरा करते हैं। अमीर डैड ने अपनी गुफ्तगू जारी रखते हुए कहा। फिर चंद सिक्के उनके हाथों में आ जाते हैं और एक मरतबा फिर खुशी, ख्वाहिश और लालच के जज्बात उन पर गालिब आ जाते हैं। बजाय सोचने के वो एक बार फिर रद्द अमल का इजहार करते हैं, यानी उनके जज्बात उनके जहन को कंट्रोल करते हैं, माइक ने कहा। तुम ठीक कह रहे हो, अमीर डैड ने कहा। वो कैसा महसूस करते हैं इस बारे में सच्चाई का इतराफ करने की बजाय, वो कैसा महसूस करते हैं इस बारे में सच्चाई का इतराफ करने की बजाय वो अपने एहसासात पर अपने रद्द अमल का इजहार करते हैं और सोचने में नाकाम रहते हैं। वो खौफ महसूस करते हैं, इसलिए वो काम पर जाते हैं, ये उम्मीद करते हुए कि पैसा खौफ को तस्कीन पहुंचाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये उनका शिकार करना जारी रखता है और वो काम पर लौट आते हैं, दोबारा उम्मीद करते हैं कि पैसा उनके खौफ को राहत फराहम करेगा। एक बार फिर ऐसा नहीं होता। खौफ उन्हें इस जाल में फंसाए रखता है कि वो काम करते रहें, पैसा कमाते रहें, काम करते रहें, पैसे कमाते रहें, ये उम्मीद करते हुए कि खौफ दूर हो जाएगा। लेकिन हर रोज जब वो बेदार होते हैं, उनका खौफ और लालच भी बेदार हो जाता है। लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें पुराना खौफ सारी रात जगाए रखता है। उनकी रात बेचैनी और तफक्कुरात की नजर हो जाती है, लिहाजा वो उठते ही काम पर चले जाते हैं और इस उम्मीद के साथ कि तनख्वाह का चेक उनके इस खौफ को हलाक कर देगा। लोग हमेशा दो जज्बात से कंट्रोल होते हैं, खौफ और लालच, जो उनकी रूह को घायल कर रहा है। पैसा उनकी जिंदगियों को चला रहा होता है और वो इस बारे में सच बताने से इनकार करते हैं। दौलत उनके जज्बात और रूह को कंट्रोल करती है। अमीर डैड खामोशी से बैठ गए ताकि उनके कहे गए अल्फाज हम अपने अंदर समो लें। उन्होंने जो भी कहा वो सब अगरचे माइक और मैंने सुना, लेकिन हम बखूबी समझने से कासिर रहे कि वो किस बाबत बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये जानता था कि मैं अक्सर हैरान होता था कि बड़ों को काम पर जाने की इतनी जल्दी क्यों होती थी। मुझे ये अच्छा ना लगता और खुद वो भी ज्यादा कुछ दिखाई ना देते थे, मगर इसके बावजूद कोई ना कोई शय उन्हें ऐसा करने पर मजबूर करती थी। जब उन्हें ये महसूस हुआ कि वो जिस बाबत बात कर रहे थे उस हवाले से कहे गए उनके अल्फाज हमने इस कदर अपने अंदर जज़ब कर लिए हैं जिस कदर जज़ब करना हमारे लिए मुमकिन था, तो अमीर डैड दोबारा गोया हुए। लड़कों, मैं चाहता हूँ कि तुम इस फंदे से बचो। दर हकीकत यही वो कुछ है जो मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। सिर्फ पैसे वाले मत बनो, क्योंकि पैसे से ये मसला हल नहीं होता। वाकई क्या पैसा मसाइल हल नहीं करता? मैंने हैरानी से पूछा। नहीं, पैसा मसाइल हल नहीं करता। अब मुझे दूसरे जज्बे की वजाहत करने थे, ख्वाहिश। कुछ लोग इस लालच का नाम देते हैं, मगर मैं इसे ख्वाहिश कहता हूँ। ये कतई तौर पर एक नॉर्मल अमर है कि किसी ज्यादा खूबसूरत शय की जो बेहतर हो, ज्यादा दिल खुशकुन और पसंदीदा हो की ख्वाहिश की जाए। चुनांचे लोग ख्वाहिश की वजह से भी पैसे के लिए काम करते हैं। वो इस खुशी के हसूल के लिए जो उनके ख्याल में खरीदी जा सकती है पैसे की ख्वाहिश करते हैं, लेकिन वो खुशी जो पैसा फराहम करता है वो अक्सर मुख्तसिर दौरानिये की होती है और इन्हें जल्द ही मजीद खुशी के हसूल के लिए मजीद पैसे की जरूरत दरपेश आती है। ज्यादा सहूलियात से इस्तेफादा करने और ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ के एहसास से दो चार होने के लिए मजीद पैसे की जरूरत होती है। लिहाजा वो काम करना जारी रखते हैं, ये गुमान करते हुए कि पैसा उनकी रूह को जो खौफ और ख्वाहिश के मसाइब का शिकार है को सुकून फराहम करेगा, लेकिन पैसा ऐसा नहीं कर सकता। क्या अमीर लोग भी ऐसा ही करते हैं? माइक ने पूछा। उनमें अमीर लोग भी शामिल हैं, अमीर डैड ने कहा। हकीकत में अमीर लोग ख्वाहिश की वजह से नहीं बल्कि खौफ की वजह से अमीर हैं। वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि पैसा गरीब होने के खौफ का खात्मा कर सकता है, इसलिए वो दौलत के ढेर इकट्ठे करते हैं जिससे उनका खौफ बदतर होता जाता है। अब उन्हें दौलत के छिन जाने का खौफ लाहक हो जाता है। मेरे कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो काम जारी रखे हुए हैं, हालांकि उनके पास दौलत की फरावानी है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनके पास करोड़ों हैं, अब ज्यादा खौफजदा हैं, हालांकि जब वो गरीब थे तो इतने खौफजदा नहीं थे।
वो सब कुछ छिन जाने के खौफ से खौफजदा है। जिस खौफ के तहत उन्होंने दौलत इकट्ठी की वो पहले से ज्यादा हो गया। उनकी रूह का कमजोर और जरूरतमंद हिस्सा अब हकीकत में बालातर आवाज में चिल्ला रहा होता है। वो बड़े मकानात, बड़ी कारें और आला मयार की हामिल जिंदगी को खोना नहीं चाहते जो पैसे ने उन्हें फराहम की होती है। उन्हें इस बात का भी अंदेशा रहता है कि अगर पैसा उनके हाथ से निकल गया तो उनके दोस्त उनके बारे में क्या सोचेंगे। अक्सर जहनी और जज्बाती मरीज बन जाते हैं। अगरचे उनके पास ज्यादा पैसा होता है और वो दौलतमंद दिखाई भी देते हैं, तो क्या गरीब आदमी ज्यादा खुश है? मैंने पूछा। नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता, अमीर बाप ने जवाब दिया। पैसे से इज्तनाब इतना ही बड़ा नफ्सियाती मसला है जितना पैसे से मोहब्बत। ठीक उसी वक्त इलाके का एक खस्ता हाल शख्स हमारी मेज के पास से गुजरा। कचरे के ढेर के पास रुककर कुछ तलाश करने लगा। हम तीनों उसे निहायती इन्हमाक से देख रहे थे। इससे पहले हम शायद इसकी तरफ देखना भी गवारा ना करते। अमीर डैड ने अपने पर्स में से $1 का नोट निकाला और बूढ़े शख्स को करीब आने का इशारा किया। डॉलर का नोट देखते ही वो खस्ता हाल शख्स फिलफौर हमारी जानिब लपका, नोट पकड़ा और अमीर डैड का बड़ा आजिज़ी से शुक्रिया अदा किया। अपनी खुशकिस्मती पर नाज करता हुआ जल्दी से वहाँ से रुखसत हो गया। ये शख्स भी मेरे अक्सर मुलाजमीन से मुख्तलिफ नहीं है, अमीर डैड ने कहा। मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिल चुका हूँ जो ये कहते हैं कि उन्हें पैसे से दिलचस्पी नहीं है। इसके बावजूद भी वो अपनी नौकरी में दिन भर 8 घंटे काम करते हैं। ये सच्चाई से इनकार है। अगर इन्हें पैसे से कोई दिलचस्पी नहीं है तो फिर वो क्यों काम करते हैं? इस किस्म की सोच गालिबन ज्यादा नफ्सियाती है बनिस्बत उस शख्स के जो दौलत जमा करता है। जब मैं वहाँ बैठा अपने अमीर डैड की बातें सुन रहा था, मेरा जहन उन बेशुमार औकात की जानिब मुतवज्जा हुआ जिनके दौरान मेरे अपने वालिद ने कहा था मुझे पैसे से कोई दिलचस्पी नहीं है। ये अल्फाज वो अक्सर कहते रहते थे। वो अपने आप को हमेशा ये कहकर छुपाते थे, मैं इसलिए काम करता हूँ क्योंकि मुझे अपने काम से मोहब्बत है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? मैंने पूछा। उस वक्त तक पैसे के लिए काम ना करें जब तक खौफ और लालच के तमाम निशानात मिट ना जाएं। नहीं, ये वक्त जाया करने के मुतरादिफ होगा, अमीर डैड ने कहा। जज्बात की बदौलत ही हम इंसान हैं। लफ्ज जज्बे का मतलब है कि मुतहर्रिक कुव्वत। अपने जज्बात और एहसासात के बारे में सच्चे और खरे रहो और अपना जहन और एहसासात अपने हक में इस्तेमाल करो, अपने खिलाफ नहीं। वाओ, माइक ने कहा। मैंने जो कुछ अभी अभी कहा है इसके बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। ये आने वाले बरसों में बखूबी तुम्हें समझ आ जाएगा। अपने जज्बात के हवाले से रद्द अमल का इजहार करने वाले हरगिज ना बनो, बल्कि मुशाहिदा करने वाले बनो। बहुत से लोग नहीं जानते कि वो जहन की बजाय जज्बात से काम ले रहे हैं। तुम्हारे जज्बात अपनी जगह हैं, लेकिन सोचने का काम जहन से लो। क्या इस बारे में आप कोई मिसाल दे सकते हैं? मैंने पूछा। यकीनन, अमीर डैड ने कहा। जब कोई शख्स कहता है कि मुझे नौकरी की तलाश है, ज्यादातर जज्बात इस फैसले की वजह बनते हैं। पैसे की कामयाबी का खौफ इस ख्याल को जन्म देता है, लेकिन लोगों को पैसे की जरूरत होती है ताकि वो अपने बिल्स अदा कर सके। मैंने कहा। यकीनन ऐसा ही है, अमीर डैड मुस्कुराए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि खौफ ज्यादातर उनके लिए सोच विचार करता है। मैं समझा नहीं, माइक ने कहा। मिसाल के तौर पर, अमीर डैड ने कहा, जब पैसे की कमी का खौफ पैदा होता है तो बजाय इसके कि एक नौकरी हासिल करने के लिए फिलफौर दौड़ लगा दी जाए, उन्हें अपने आप से ये सवाल करना चाहिए, क्या आने वाले तवील दौरानी के दौरान एक नौकरी ही इस खौफ और खदशे का बेहतरीन हल हो सकती है? मेरी राय में इसका जवाब ना में है। एक नौकरी हकीकत में एक तवील दौरानिया के मसले का मुख्तसर हल है। मगर मेरे डैड हमेशा कहते हैं, स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड्स हासिल करो ताकि तुम्हें एक पायदार और मुनाफा बख्श नौकरी मिले। हाँ, मुझे मालूम है, वो यही बात कहता है, अमीर डैड ने मुस्कुराते हुए कहा। बहुत से लोग इसकी सिफारिश करते हैं। इन सब लोगों के लिए ये एक बेहतरीन रास्ता है, लेकिन लोग बुनियादी तौर पर खौफ के जेर असर सिफारिशात करते हैं। आपका मतलब है कि मेरे डैड इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि वो डरे हुए हैं? मैंने पूछा। हाँ, मेरे अमीर डैड ने जवाब दिया। वो इस बात से खौफजदा है कि अगर तुमने पैसा ना कमाया तो समाज में तुम्हारी इज्जत ना होगी। मुझे गलत मत समझना, वो तुमसे मोहब्बत करता है और तुम्हारे लिए बेहतरीन का तलबगार है। मैं भी इस बात पर यकीन रखता हूँ कि तालीम और नौकरी दोनों अहम है, लेकिन इनसे खौफ दूर नहीं होता। तुम खुद देखते हो कि वही खौफ जो रोजाना उसे सुबह उठाता है ताकि वो थोड़ी बहुत कमाई कर सके, वही खौफ इंतहाई शिद्दत से तुम्हें स्कूल जाने पर उसे मजबूर कराता है। तो आप क्या सिफारिश करते हैं? मैंने पूछा। मैं तुम्हें ये तालीम देना चाहता हूँ कि तुम दौलत की ताकत के आका बन जाओ, बजाय इसके कि तुम खौफजदा हो। ये स्कूल नहीं सिखाते,
और इसे जाने बिना तुम पैसे के गुलाम बन जाओगे। बिला आखिर अब बात साफ हो रही थी। वो चाहते थे कि हम अपने नुक्ताए नज़र को ये देखने के लिए जो मिसेस मार्टन ना देख सकी वुसअत दें। उन्होंने वो मिसालें इस्तेमाल की जो वक्ती तौर पर जालमाना महसूस होती थी, लेकिन मैंने उन्हें कभी फरामोश नहीं किया। उस दिन मैं वुसअती नजरी से हमकिनार हुआ और मुझे वो फंदा दिखाई दिया जो ज्यादातर लोगों को अपने दाम में फंसाने के लिए उनके सामने बिछा होता है। तुम जानते हो कि हतमी तौर पर हम सब मुलाजमीन हैं। हम महज मुख्तलिफ सतहत पर काम करते हैं। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम्हारे पास एक मौका मौजूद है कि तुम इस जाल से बचो जो इन दोनों जज्बों खौफ और ख्वाहिश ने बिछा रखा है। जज्बात अपने हक में इस्तेमाल करो, अपने खिलाफ नहीं। यही वो है जो मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। मुझे इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि तुम्हें दौलत का ढेर लगाने का दर्स दूं। दौलत का ढेर खौफ या ख्वाहिश से नहीं निपट सकेगा। अगर तुम पहले खौफ और ख्वाहिश से निपटने के अहल नहीं बनते और तुम अमीर बन जाते हो तो तब तुम एक बहुत ज्यादा अदायगी पाने वाले गुलाम बनकर रह जाओगे। बहुत से लोग ये कहते हैं उन्हें पैसे से कोई दिलचस्पी नहीं है, इसके बावजूद वो अपनी नौकरी में हर दिन 8 घंटे काम करते हैं। गुर्बत या माली जद्दोजहद की बड़ी वजह मैशियत या हुकूमत या अमारत नहीं बल्कि खौफ और लाइल्मी है। ये हमारे खुद का पैदा करना खौफ और लाइल्मी है जो हमें गिरफ्तार करती है। चुनांचे तुम दोनों स्कूल जाओ और अपनी कॉलेज की डिग्रियां हासिल करो और मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस फंदे से बाहर कैसे रहना है। मुहिम्मे के टुकड़े जहर हो रहे थे। मेरे बेतहाशा तालीम याफ्ता वालिद के पास शानदार तालीम और शानदार कैरियर था, लेकिन स्कूल ने उन्हें कभी ये नहीं बताया कि दौलत या उसके खौफ के साथ कैसे निपटना है। मुझ पर यह वाज़ेह हो गया था कि मैं अपने दोनों डैड से मुख्तलिफ और अहम चीजें सीख सकता था। आप पैसे के न होने के खौफ के बारे में बात कर रहे थे। पैसे की ख्वाहिश कैसे हमारी सोच को मुतासिर करती है? माइक ने पूछा। जब मैंने तुम्हें तनख्वाह में इजाफे की तरगीब दिलाई उस वक्त तुमने कैसा महसूस किया? क्या तुमने अपने ख्वाहिशात में इजाफे को महसूस किया? हमने इस बात में अपने सर हिलाए। अपने जज्बात के आगे हथियार न डालने की बिना पर तुम्हारे रद्द अमल में देर हुई और तुम्हें सोचने का मौका मिल गया। यही चीज अहम है। हम हमेशा खौफ और लालच के जज्बात के हामिल रहेंगे। तुम्हारे लिए ये जरूरी है कि तुम अपने इन जज्बात को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो और तवील दौरानिये के लिए अपने जज्बात को हरगिज़ ये इजाजत फराहम ना करो कि वो तुम्हारी सोच को कंट्रोल करें। बहुत से लोग खौफ और लालच को अपने ही खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। ये जहालत का आगाज है। बहुत से लोग तनख्वाह के चेक्स, तनख्वाह में इजाफे और नौकरी के तहफ़्फ़ुज़ का ताक़ुब करते हुए अपनी जिंदगियां गुजार देते हैं और इसकी वजह ख्वाहिश और खौफ के जज्बात हैं। वो ये भी नहीं सोचते कि इनके जज्बात के ज़ेर असर इनकी सोचें उन्हें कहाँ ले जा रही हैं। ये महज एक गधे के तस्वुर की मानद है जो अपने मालिक के हमरा एक छकड़ा खींच रहा होता है और उसकी नाक के ऐन सामने एक गाजर झूल रही होती है। गधे के मालिक को तो पता है कि उसने कहाँ जाना है, लेकिन गधा महज एक शराब का पीछा कर रहा होता है। दूसरे दिन उस गधे के सामने एक दूसरी गाजर मौजूद होगी। आपका मतलब ये है कि जिस लम्हे मैं बेसबॉल के दस्ताने, मीठी टॉफियां और खिलौने का तस्वुर करता हूँ वो एक गधे के लिए गाजर की मानद है? माइक ने पूछा। हाँ, जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ेगी तुम्हारे खिलौने ज्यादा कीमती होते चले जाएंगे। एक नई गाड़ी, एक कश्ती और अपने दोस्तों को मुतासिर करने के लिए एक बड़ा घर। अमीर बाप ने मुस्कुराते हुए कहा। खौफ तुम्हें दरवाजे से बाहर धकेलता है और ख्वाहिश तुम्हें अपनी तरफ खींचती है। यही जाल है। तो फिर बात क्या बनी? माइक ने पूछा। जोश है खौफ और ख्वाहिश में शिद्दत पैदा करती है, वो जहालत है। इसलिए अमीर लोग जिनके पास बेतहाशा दौलत होती है, जो जो उनकी दौलत में इजाफा होता है उनका खौफ भी उसी हिसाब से बढ़ता है। पैसा एक गाजर है, धोखा और फरेब। अगर गधा ये सारी तस्वीर देख सकता तो वो शायद गाजर के पीछे भागने के अपने इंतखाब पर गौर करता। अमीर डैड ने वजाहत करते हुए कहा कि इंसानी जिंदगी लाइल्मी और रोशनी के दरमियान एक जद्दोजहद है। उन्होंने मजीद वजाहत की कि एक दफ़ा अगर कोई शख्स मालूमात और अपने बारे में जानने की तलाश तर्क कर दे तो जहालत डेरे डाल लेती है। जद्दोजहद लम्हा ब लम्हा फैसला है। सीखने के लिए अपने जहन को खुला या बंद रखना। देखो, स्कूल बहुत अहम है। तुम स्कूल जाते हो एक महारत या एक पेशा सीखने के लिए ताकि तुम माशरे का एक कारआमद फर्द बन सको। हर माशरे को असातिज़ा, डॉक्टर्स, कारीगरों, फनकारों, बावर्चियों, ताजरों, पुलिस ऑफिसरान, आग बुझाने वाले अफराद और सिपाहियों की जरूरत होती है। स्कूल उन्हें तरबियत फराहम करते हैं ताकि माशरा परवान चढ़े और खुशहाल हो। अमीर डैड ने बात जारी रखते हुए मजीद कहा,
बदकिस्मती से अक्सर लोग स्कूलों को नुक्ताए आगाज करार देने की बजाय नुक्ताए अंजाम करार देते हैं। इसके बाद खामोशी का एक बड़ा तवील दौरानिया आया। अमीर डैड मुस्कुराते रहे। उस दिन उन्होंने जो कुछ कहा उसमें से हर एक बात मेरी समझ में ना आई। जैसा कि अजीम असातिज़ा के हवाले से होता है, उनके अल्फाज बरसा बरस तक मुझे सिखाते और रहनुमाई करते रहे। आज मैंने थोड़ी सख्ती की है, उन्होंने कहा, लेकिन इसकी वजह थी मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा ये बातें याद रखो। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मिस्टर मार्टन के हवाले से सोचो और मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा उस गधे को याद रखो। ये कभी फरामोश ना करो कि खौफ और ख्वाहिश तुम्हें जिंदगी के बड़े फंदे की जानिब ले जा सकते हैं। अगर तुम अपनी सोच पर कंट्रोल करते हुए इनसे आगाह नहीं होते, अपनी जिंदगी खौफ के साए तले गुजार और अपने ख्वाबों को ना जानना जुल्म है। पैसे के लिए ये सोचते हुए सख्त मेहनत करना कि इससे तुम वो चीजें खरीद सकोगे जो तुम्हें खुशी अता करेंगी, ये भी जुल्म है। आधी रात के वक्त हड़बड़ाकर उठ बैठना और वाजिबात की अदायगी के हवाले से फिक्रमंद होना जिंदगी गुजारने का एक दहशतनाक तरीका है। तनख्वाह के चेक के मुताबिक जिंदगी गुजारना हकीकी जिंदगी गुजारना हरगिज नहीं है। ये सोचना कि नौकरी तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है अपने आप के साथ झूठ बोलना है। ये जुल्म है। ये वो फंदा है जिससे बचने की मैं तुम्हें तलकीन करता हूँ। मैं देख चुका हूँ कि पैसा कैसे लोगों की जिंदगियों को चलाता है। अपने साथ ऐसा हरगिज ना होने देना। बराए मेहरबानी पैसे को हरगिज ये इजाज़त मत देना कि वो तुम्हारी जिंदगी को चलाए। एक सॉफ्टवेयर लढ़कता हुआ हमारी बेस के नीचे आन पहुंचा। अमीर डैड ने उसे उठाया और वापस फेंक दिया। तू ला इल्मी, लालच और खौफ के साथ क्या करती है, मैंने पूछा, क्योंकि ये पैसे के बारे में ला इल्मी है जो इस कदर ज्यादा लालच और खौफ का सबब बनती है। अमीर डैड ने कहा, आओ मैं तुम्हें कुछ मिसालें देता हूँ। एक डॉक्टर अपने खानदान को बेहतर सहूलियत मुहैया करने के लिए अपनी फीस में इजाफा कर देता है। उसकी फीस में इजाफे की वजह से हर एक के लिए इलाज मुआवजा महंगा हो जाता है। इससे गरीब लोगों को बेहद नुकसान होता है। लिहाजा उनकी सेहत ऐसे लोगों की निस्बत बदतर होती है जिनके पास पैसा मौजूद होता है। चूँकि डॉक्टर्स अपनी फीस में इजाफा कर देते हैं, इसलिए वकला भी अपनी फीस में इजाफा कर देते हैं। चूँकि वकला की फीस बढ़ गई हैं, इसलिए स्कूल के असातिज़ा अपनी तनख्वाहों में इजाफा चाहते हैं, जिसकी वजह से हमारे टैक्सेस में इजाफा हो जाता है। ये सिलसिला इसी तरह चलता रहता है। जल्द ही अमीर और गरीब के दरमियान खला इस कदर बढ़ जाएगा कि अबतरी फैल जाएगी और एक शानदार तहजीब तहस नहस हो जाएगी। तारीख ये साबित करती है कि शानदार तहजीबें उस वक्त तक तहस नहस होती हैं जब अमीर और गरीब के दरमियान फर्क बहुत बढ़ जाता है। अफसोस का मकाम है कि अमेरिका भी इसी रास्ते पर चल रहा है, क्योंकि हमने तारीख से कोई सबक नहीं सीखा। हम सिर्फ नाम और तारीखें याद रखते हैं और तारीख का दिया गया सबक याद नहीं रखते। फर्ज किया कीमतें नहीं बढ़ती, मैंने पूछा। एक तालीम याफ्ता माशरे में जहाँ हुकूमत बखूबी चलाई जा रही हो, हकीकत में कीमतों को नीचे आना चाहिए। बेशक ये अक्सर मफरूज़े में ही सच होता है। कीमतें लालच और खौफ की वजह से बढ़ती हैं। इसकी वजह जहालत है। अगर स्कूल में लोगों को पैसे के बारे में पढ़ाया गया होता, दौलत ज़्यादा होती और कीमतें कम होती। लेकिन स्कूल में लोगों को सिर्फ पैसे के लिए काम करने पर जोर दिया जाता है। इस पर जोर नहीं दिया जाता कि पैसे की ताकत पर कैसे गालिब आना है। लेकिन क्या हमारे पास बिजनेस स्कूल्स नहीं है, माइक ने पूछा। और क्या आपने MBA की डिग्री हासिल करने के लिए मेरी हौसला अफजाई नहीं की थी? हाँ, अमीर डैड ने कहा। अक्सर बिजनेस स्कूल्स में मुलाजमीन को ज़रा बेहतर तरीके से हिसाब की तालीम दी जाती है। खुदा न करे ऐसा शख्स कारोबार में मुलविस हो। ये लोग सिर्फ आदत पर नजर रखते हैं, लोगों को नौकरी से बर्खास्त करते हैं और बिला आखिर कारोबार का सत्यानाश कर देते हैं। मुझे ये बात इसलिए मालूम है क्योंकि मैं इन्हें मुलाजिम रखता हूँ। उनका सारा जोर अखराजात कम करने और कीमतें बढ़ाने पर होता है, जिससे दूसरे मसाइल जन्म लेते हैं। हिसाब किताब अपनी जगह अहम है। मेरी ख्वाहिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे सीखें, लेकिन ये सब कुछ नहीं, अमीर डैड ने गुस्से से कहा। तो फिर इसका कोई हल है, माइक ने पूछा। हाँ, अमीर डैड ने कहा, सोचने के लिए अपने जज्बात को इस्तेमाल करो, मगर अपने जज्बात के साथ मत सोचो। जब तुम लड़कों ने मुफ्त काम करने पर राजी होकर अपने जज्बात पर काबू पा लिया तो मैं जानता था कुछ उम्मीद है। फिर जब मैंने तुम्हें ज्यादा पैसे देने की कोशिश की तो तुम दोनों ने दोबारा अपने जज्बात के खिलाफ मुज़ाहमत की। उस वक्त तुम लोग जज्बाती हुए बिना सीख रहे थे। ये अवलीन कदम है। ये कदम इतना अहम क्यों है, मैंने पूछा। बहुत खूब, इसका जवाब तुम खुद तलाश करो। अगर तुम सीखना चाहते हो तो तब लड़कों में तुम्हें खानदार झाड़ियों के झुंड में ले चलूंगा।
ایک ایسا مقام جہاں ہر کوئی جانے سے تقریباً اجتناب کرتا ہے۔ اگر تم میرے ساتھ کام کرو گے تو پیسے کے لیے کام کرنے سے منہ موڑ کر پیسے کو اپنے کام میں لانے کا سیکھ جاؤ گے۔ اگر آپ سے سیکھنے پر راضی ہو جاتے ہیں تو ہم کیا حاصل کریں گے؟ میں نے پوچھا۔ وہی کچھ حاصل ہوگا جو بیریئر خرگوش کو حاصل ہوا تھا، امیر ڈیڈ نے بچوں کی کلاسک کہانی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا۔ کیا واقعی ایسے جھنڈ کا وجود ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، امیر ڈیڈ نے کہا، یہ جھنڈ ہمارا خوف اور لالچ ہے۔ اس سے باہر نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ ہم اپنی سوچوں کا انتخاب کرتے ہوئے خوف، کمزوری اور ضرورت مندی کا مقابلہ کریں۔ اپنی سوچوں کا انتخاب کرتے ہوئے مائک نے پریشانی کے عالم میں پوچھا۔ ہاں، اپنے جذبات پر رد عمل کا اظہار کرنے کی بجائے جو کچھ ہم سوچتے ہیں اس کا انتخاب کرنا، بجائے اس کے کہ صبح کو بیدار ہو جائے اور کام پر جایا جائے کیونکہ تمہارے پاس بلز کی ادائیگی کے لیے رقم موجود نہیں ہے جو تمہیں خوف زدہ کرتی ہے۔ اپنے آپ سے پوچھو، کیا سخت محنت سے کام کرنا مسئلے کا بہترین حل ہے؟ بہت سے لوگ اس قدر خوف زدہ ہوتے ہیں کہ وہ سوچنے کی بجائے دروازوں کی جانب دوڑ لگاتے ہیں تاکہ وہ اس نوکری پر پہنچ سکیں جس سے وہ نفرت کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس قدر خوف زدہ ہوتے ہیں کہ وہ سوچنے کی بجائے دروازے کی جانب دوڑ لگاتے ہیں تاکہ وہ اس نوکری پر پہنچ سکیں جس سے وہ نفرت کرتے ہیں۔ نوکری میں جتنا زیادہ ملوث ہوں گے صورتحال اتنی ہی زیادہ سنگین ہوگی۔ اپنی سوچوں کا انتخاب کرنے سے میری یہی مراد ہے۔ اور ہم وہ سب کچھ کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ یہی تو وہ کچھ ہے جو میں تمہیں سکھاؤں گا۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ صحیح خیالات کا انتخاب کیسے کیا جائے، بجائے اس کے کہ فوری رد عمل کا اظہار کیا جائے، جیسے صبح کے وقت جلدی کافی حلق میں اتارنا اور دروازے سے باہر دوڑ لگا دینا۔ جو کچھ میں نے پہلے کہا تھا اسے یاد رکھو۔ نوکری ایک طویل دورانیے کے مسئلے کا وقتی حل ہے۔ اکثر لوگوں کے اذہان میں محض ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے اور یہ قلیل دورانیے پر محیط ہوتا ہے۔ یہ مہینے کے آخر میں بلز کی ادائیگی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ جتنا نوکری کے ساتھ ملوث ہوں گے معاملہ سنگین تر ہوتا جائے گا۔ پیسہ ان کی زندگیوں کو کنٹرول کرتا ہے، یا مجھے یہ کہنا چاہیے کہ پیسے کے بارے میں خوف اور لا علمی انہیں کنٹرول کرتی ہے۔ چنانچہ وہ بھی وہی کچھ کرتے ہیں جو ان کے والدین نے کیا تھا۔ وہ روزانہ نیند سے بیدار ہوتے ہیں اور پیسہ کمانے کے لیے کام پر چلے جاتے ہیں۔ ان کے پاس اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنے کا وقت نہیں ہوتا، کیا کوئی دوسرا راستہ یا طریقہ موجود ہے؟ اب ان کے اذہان کی بجائے ان کے جذبات انہیں کنٹرول کرتے ہیں۔ کیا آپ ہمیں جذباتی سوچ اور ذہنی سوچ کے درمیان فرق بتا سکتے ہیں؟ مائک نے پوچھا۔ میں تو ہر وقت اس بارے میں سنتا ہوں، امیر ڈیڈ نے کہا۔ میں اس قسم کی باتیں سنتا ہوں، ٹھیک ہے، ہر ایک نے کام کرنا ہوتا ہے، یا امیر چلاک اور مکار ہوتے ہیں، یا میں ایک دوسری نوکری حاصل کروں گا، یا میں تنخواہ میں اضافے کا حقدار ہوں، یا تم مجھے انکار نہیں کر سکتے، یا میں اس نوکری کو پسند کرتا ہوں کیونکہ یہ محفوظ ہے۔ کیا کوئی ایسی چیز ہے جس کی یہاں کمی ہے؟ یہ سوال جذباتی سوچ کو توڑ ڈالے گا اور تمہیں واضح طور پر سوچنے کا وقت دے گا۔ جیسے ہی ہم واپس اسٹور پر پہنچے، امیر ڈیڈ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، امیر حقیقت میں پیسہ بناتے ہیں، وہ اس کے لیے کام نہیں کرتے۔ انہوں نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ جب مائک اور میں یہ سوچ کر کہ ہم پیسہ بنا رہے تھے، کانسی کے سکوں کی ڈھلائی کر رہے تھے، اس وقت ہم اس سوچ کے قریب تر تھے جس انداز سے امیر سوچتے ہیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ پیسہ بنانا حکومت اور بینکوں کے لیے قانونی ہے، لیکن ہمارے لیے ایسا کرنا غیر قانونی تھا۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ پیسہ بنانے کے قانونی طریقے بھی موجود ہیں جن کے تحت ایسی صورتحال میں بھی پیسہ بنایا جا سکتا ہے جب آپ کے پاس کچھ بھی موجود نہیں ہوتا۔ امیر ڈیڈ نے اپنی وضاحت جاری رکھتے ہوئے مزید کہا کہ امیر جانتا ہے کہ دولت ایک دھوکہ ہے، بالکل اسی طرح جس طرح گدھے کے لیے گاجر ایک دھوکہ ہے۔ یہ محض خوف اور لالچ کی بنا پر ہے کہ لاکھوں کروڑوں لوگ دولت کے اس دھوکے کے حامل ہیں، جو اس امر پر یقین رکھتے ہیں کہ دولت حقیقی ہے۔ ایسا نہیں ہے، دولت حقیقت میں بنائی جاتی ہے۔ یہ محض لوگوں کے لیے اعتماد اور لا علمی کا فریب ہے کہ یہ ناپائیدار بات قائم ہے۔ انہوں نے امریکہ کے گولڈ اسٹینڈرڈ کی بات کی اور ہمیں بتایا کہ ہر ڈالر کے بدلے مالیت کی چاندی اسٹیٹ ریزروز میں ہوتی ہے۔ انہیں جو تشویش لاحق تھی وہ اس افواہ کی وجہ سے تھی کہ کسی نہ کسی دن ہم گولڈ اسٹینڈرڈ کو خیر آباد کہہ دیں گے اور ہمارے ڈالر کی پشت پر کوئی قابل فہم چیز نہ ہوگی۔ لڑکوں، اگر وہ رونما ہو جاتی ہے تب غریب طبقہ، متوسط طبقہ اور لا علم اپنی زندگیاں تباہ کر بیٹھیں گے کہ وہ اب تک اسی خیال میں مست ہوں گے کہ پیسہ حقیقت ہے
और इस कंपनी के लिए वो काम करते हैं। गोया हुकूमत उनकी देखभाल और निगहदाश्त करेगी। वो जो कुछ कह रहे थे हकीकत में उस दिन हमारी समझ में नहीं आ रहा था, मगर वक्त के साथ साथ उनकी बातें समझ आती गई। वो देखना जिसे दूसरे देखने से महरूम रहते हैं। अपने स्टोर के बाहर पिकअप ट्रक में सवार होने से कबल उन्होंने कहा, लड़कों काम करते हो, लेकिन जितना जल्द तनख्वाह के बारे में भूल जाओ उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अपने दिमाग को इस्तेमाल करो, मुफ्त काम करो और जल्द ही तुम्हारा दिमाग पैसा बनाने के तरीके तुम पर जाहिर करेगा, जिन्हें बरोकार लाकर तुम इससे कहीं बढ़कर कमाओगे, जितना कि मैं तुम्हें कभी भी दे सकता हूँ। तुम वो चीज़ें देखोगे जो दीगर लोग कभी नहीं देखते। अक्सर लोग इन मौक़ों को कभी नहीं देखते क्योंकि वो पैसे और तहफ़्फ़ुज़ को देख रहे होते हैं, इसलिए वो यही कुछ हासिल करते हैं। जिस लम्हे तुम एक मौका देखते हो तुम उन्हें अपनी बकिया ज़िंदगी के लिए भी देखोगे। जिस लम्हे तुम वो करते हो मैं तुम्हें कोई और चीज़ सिखाऊंगा, इसे सीखो और तुम जिंदगी के एक बड़े फंदे से बच जाओगे। माइक और मैंने स्टोर से अपनी चीज़ें उठाई और मिसेस मार्टन को खुदा हाफिज कहने के लिए हाथ हिलाए। हम वापस पार्क चले आए और उसी बेंच पर बैठ गए और मजीद कई घंटे सोच विचार करते हुए गुजारे। हमने अगला हफ्ता स्कूल में भी सोचो विचार करते हुए और बातें करते हुए गुजारा। मजीद 2 हफ्तों तक हमने सोच विचार का अमल जारी रखा। इसके साथ साथ हम बातें भी करते रहे और बगैर किसी मुआवजे के मुफ्त में काम भी करते रहे। दूसरे हफ्ते के दिन के इख्तिताम पर मैं एक बार फिर मिसेस मार्टन को खुदा हाफिज कह रहा था और ललचाई हुई नजरों से मज़ाया किताबों के स्टैंड की जानिब देख रहा था। 30 सेंट फी घंटा के उजरत न मिलने से सबसे बड़ा नुकसान ये था कि मैं उन किताबों की खरीदारी से महरूम हो गया। अचानक जब माइक और मैं मिसेस मार्टन से रुखसत ले रहे थे तो मैंने उसे एक ऐसा काम करते हुए देखा जो मैंने उसे पहले कभी करते हुए ना देखा था। मिसेस मार्टन मज़ाया किताब का सामने वाला सफ़ा 2 हिस्सों में काट रही थी। उसने मज़ाया किताब के कवर का बालाई हिस्सा अपने पास रख लिया और बकिया सारी किताब के गत्ते के एक डब्बे में डाल दी। जब मैंने उनसे उसका सबब पूछा तो उसने बताया, मैं ऊपर का आधा सफ़ा इस आदमी को क्रेडिट के लिए वापस कर देती हूँ जो ये किताबें तकसीम करने आता है और बाकी किताबें फेंक देती हूँ जब वो नई मज़ाया कुतुब लेकर आता है। वो 1 घंटे के अंदर अंदर आने वाला है। माइक और मैंने 1 घंटे तक इंतज़ार किया। जब डिस्ट्रीब्यूटर आ गया तो मैंने उनसे पूछा कि आया हम वो मज़ाया किताबें ले सकते हैं। मेरी ख्वाहिश की कोई इंतहा न रही जब उसने कहा, अगर तुम स्टोर के लिए काम करते हो ले सकते हो, लेकिन इन्हें दोबारा फरोख्त मत करना। हमारी पुरानी कारोबारी शराकतदारी को याद करें। माइक और मैंने उसकी तजदीद नौ की। माइक के घर के तहखाने में एक फाजिल कमरा इस्तेमाल करते हुए हमने उस कमरे में सैकड़ों मज़ाया कुतुब जमा करने का आगाज़ किया। जल्द ही हमने मज़ाया कुतुब की लाइब्रेरी अवाम के लिए खोल दी। हमने माइक की छोटी बहन को भर्ती किया जो मुताले में दिलचस्पी रखती थी कि वो लाइब्रेरी के सरबराह के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे। वो लाइब्रेरी से इस्तेफादा करने वाले हर बच्चे से 10 सेंट वसूल करती थी, जिसके औकात रोज़ाना स्कूल के बाद शाम 2:30 बजे से 4:30 बजे तक थे। हमसायों के बच्चे जो कि हमारे गाहक थे 2 घंटे के दौरान जितनी भी मज़ाया कुतुब चाहते पढ़ सकते थे। ये उनके लिए एक फ़ायदेमंद पेशकश थी क्योंकि किताब की कीमत 10 सेंट थी और वो 2 घंटे के दौरान 5 या 6 कुतुब का मुतालिया कर सकते थे। माइक की बहन उस वक्त बच्चों की तलाशी लेती थी जब वो लाइब्रेरी से रवाना होते थे ताकि ये यकीन दहानी हासिल कर सके कि वो मज़ाया कुतुब अपने साथ नहीं ले जा रहे। वो ये हिसाब भी रखती थी कि रोज़ाना कितने बच्चे इस लाइब्रेरी से इस्तेफादा करने के लिए आते हैं, वो कौन थे और आया उन्होंने कोई तजवीज़ पेश की। 3 माह बाद माइक और मैंने हिसाब किया तो हमारे इल्म में ये बात आई। हमारी आमदनी $9.5 फी हफ्ता थी। हम माइक की बहन को $1 फी हफ्ता अदायगी करते थे और उसे ये इजाज़त भी फराहम कर रखी थी कि वो मज़ाया कुतुब का मुतालिया मुफ्त में कर सकती थी, जिसकी उसे फुर्सत कम ही नसीब होती क्योंकि हर वक्त वो स्कूल की पढ़ाई में मसरूफ़ रहती थी। माइक और मैंने अपना काम जारी रखा और बाकायदगी से हर हफ्ते के दिन स्टोर में मुफ्त काम करते रहे। इसके अलावा हम वहाँ से और इर्द गिर्द के स्टोर से मज़ाया कुतुब भी इकट्ठी करते थे। हमने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ वादा किया था कि हम किसी भी मज़ाया किताब को फ़रोख्त नहीं करेंगे। हमने अपने वादे की पाबंदी की। जब कोई किताब बहुत ज़्यादा खस्ता हाली का शिकार हो जाती तो हम उसे जलाकर राख कर देते थे। हमने अपनी एक ब्रांच भी खोलने की कोशिश की थी, मगर मसला ये था कि हमें माइक की बहन जैसा काबिल एतमाद कोई और अहलकार दस्तयाब ना हो सका। हमने अपनी छोटी उम्र में ही इस हकीकत को पा लिया था
کہ اچھے سٹاف کو تلاش کرنا کس قدر مشکل کام تھا۔ لائبریری کو کام کرتے ہوئے 3 ماہ گزر گئے تو لائبریری میں جھگڑا ہو گیا۔ ملائکہ علاقے کے کچھ آوارہ گرد لڑکے زبردستی اندر گھس آئے اور جھگڑا شروع کر دیا۔ مائی کے ڈیڈ نے مشورہ دیا کہ ہمیں اپنا کاروبار بند کر دینا چاہیے، لہٰذا ہمارا مزاحیہ کتب کا یہ کاروبار اپنے اختتام کو جا پہنچا۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے ہفتے کے دن اسٹور پر کام کرنا بھی بند کر دیا۔ تاہم امیر ڈیڈ خوش اور پرجوش تھے کیونکہ ان کے پاس ہمیں سکھانے کے لیے نئے کام موجود تھے۔ وہ اس لیے بھی خوش تھے کہ ہم نے اپنا سبق بخوبی سیکھا تھا۔ ہم نے یہ سیکھا تھا کہ پیسے کو اجازت فراہم کی جائے کہ وہ ہمارے لیے کام کرے، چونکہ ہمیں اسٹور پر کام کرنے کا معاوضہ نہیں دیا جا رہا تھا۔ اپنے تصورات بروئے کار لانے پر مجبور تھے۔ اپنا ذاتی کاروبار کرتے ہوئے، مزاحیہ کتب کی لائبریری چلاتے ہوئے ہم اپنے مالی امور کو کنٹرول کرنے کے اہل بنے تھے۔ ہم کسی آجر پر انحصار کرنے والے نہ تھے۔ اس کاروبار کی ایک اضافی خوبی یہ بھی تھی کہ ہمارا یہ کاروبار اس وقت بھی ہماری آمدنی کا ذریعہ تھا جبکہ ہم جسمانی طور پر وہاں موجود نہ تھے۔ ہماری دولت نے ہمارے لیے کام کیا۔ پیسہ دینے کی بجائے امیر ڈیڈ نے اور بہت کچھ ہمیں عطا کیا تھا۔